कि मुश्किल है कुछ नहीं अगर ठान लीजिए। तीनों भाई आप यूपीएससी किए? हम लोग 3 भाई हैं। और तीनों भाई IAS बने। ए सोशल मतलब? ये सोशल का मतलब है कि जैसे आप समझते हैं जो मेरा सामाजिक दायित्व है कि भाई दोस्त ने कॉल किया, जाना है, सिनेमा जाना है, आपको क्लब में जाना है, आपको शादियों में जाना है, आपको किसी के बर्थडे में जाना है, बुलाए, हम कैसे मना कर दें? मना कर दीजिए। प्रतिदिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, घड़ी से देख के पढ़ाई कीजिए। मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं की। फिर आपकी मैडम से कब मुलाकात होती है? कैसे मुलाकात हुई? तो मेरे परिवार में यही एक लव मैरिज थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप दोनों लड़ रहे हैं, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, वो मैम बोल रही है कि नहीं मुझे जाना है, ऐसा? जब आप एज ए IAS ऑफिसर बिहार में आए तो कुछ तो ख्वाब आपके होंगे, कुछ तो सपने के साथ आप आए होंगे। ऐसे लोगों की मदद करनी है जिसकी मदद कोई नहीं। एज ए ऑफिसर पॉलिटिशियंस का प्रेशर रहता है आपके ऊपर? शायद मेरे ये कहने से, मेरे ये करने से राजनेता खुश हो जाएगा, तब वो ठीक है। पॉलिटिशियन झारखंड के लिए जिम्मेवार है जी। लेकिन कुछ हद तक ब्यूरोक्रेसी भी अपने स्टेट में उतने स्टेबल नहीं रहे, उतने स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं दिखाए। जो आम व्यक्ति होता है, जो मेहनत करता है, वो मेहनत जब सफल होती है तब राज आगे बढ़ता है। ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि जब वो मसूरी से पढ़ के निकलता है तो उसको लगता है कि वो दुनिया का सब चीज़ जानता है और तुरंत खान समझता है खुद को। इससे बहुत सारी गड़बड़ होती है। आप क्या महसूस करते हैं? आप सही कह रहे हैं। जिन ब्यूरोक्रेट्स में अनुभव नहीं है, कुछ में बड़ा ईगो और ये होता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जब अपने 90 से 2000 के वाले दशक को देखते हैं जी, तो कोई एक महत्वपूर्ण बात जो आप चाहेंगे कि ऑडियंस को या अधिकारी को जानना चाहिए, जो घटना आप अपनी आंखों से देखे या महसूस किए हैं? एक चीज़ जो मैं भी देखिए, बिहार तो उस वक्त देखा नहीं, याद भी नहीं है मुझे क्या था नहीं था, लेकिन इन सब चीज़ें जो आपराधिक मामले थे, जो राजनीतिक दबाव था या जो राजनीतिक भूमि वहाँ तैयार हुई थी, इन सब का असर अब ऑफिसर्स के मनोबल पे बहुत एडवर्स पड़ा। आपका क्या विचार है इस पर? छोटी सी गेट टुगेदर थी, हमारे मंत्री जी भी एक आए हुए थे, वो बोले कि अपने राज्य में ब्यूरोक्रेट्स ऐसे घुमा के फाइल लिखते हैं कि अगर मैं देख के नहीं पढ़ूं तो मुझे फंसा ही देंगे। दोष दोनों तरफ से, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट कोई ऐसा कर रहा है तो उसको बदलने की शक्ति तो आप में है ना, आपको उसको क्यों रखे हुए? नमस्कार, जोहार और आप सारे लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। आज कांके टॉक्स के मंच पर हमारे बीच है 3 दशक से ज़्यादा के अनुभवी, जिन्होंने प्रशासन और झारखंड बिहार के साथ बहुत ही नज़दीक से ज़मीन पे भी देखा इन्होंने समस्याओं को, चुनौतियों को, और उन चुनौतियों को देखते हुए निर्णय भी लिया, पॉलिसी भी बनाई और बहुत ही दक्ष तरीके से उन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट भी करवाया। मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त और या एकीकृत बिहार के 1986 बैच के IAS ऑफिसर डॉक्टर DK तिवारी जी के बारे में। एक दूरदर्शी भी है और बहुत ही सशक्त प्रशासक रहे हैं, डिसिप्लिन रहे हैं, और जब आज झारखंड में एज ए चीफ सेक्रेटरी रिटायर किए तो फिर दूसरी जिम्मेवारी इनको दी गई स्टेट इलेक्शन ऑफिसर की, और उसका भी उन्होंने बखूबी से निर्वाह किया है। हम इनके लंबे कार्यकाल के अनुभव को जानेंगे, सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ उनके अनुभव को जोड़ें, ताकि आप और हम अपने जीवन में सीख सकें कि एक प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में वो कौन सी समस्याएं आती है और उन समस्याओं का वो कैसे निदान करते हैं, ताकि हम भी अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से निजात पा सकें। हम उनके दर्शन, जीवन दर्शन और उनके कार्य अनुभव, इन सब को कोशिश करेंगे एक एक करके डिकोड करने का। तो आइए हम स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट के मेहमान का, डॉक्टर DK तिवारी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।
सर सबसे पहले बात तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं से ले जाना चाहूँगा। अमूमन बचपन में हमारी कुछ आदत होती है जो मेरी आज भी है, ठीक है, तो ऐसा कोई आदत आपकी जो लगता है कि आज भी कि ये बचपन का मेरा आदत है? बचपन की आदत ये है कि बस प्रातःकाल बहुत सुबह उठ जाना है। क्या बात है। और वो लगातार बनी रही। हाँ? और कई बार ये हुआ कि इसलिए जब काम भी शुरू करते हैं अर्ली मॉर्निंग तो लोग बाग थोड़े नई जनरेशन में लेट राइजिंग हैं, तो उनसे तादाद में आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन आई एम ए वेरी अर्ली राइजर, सुबह उठता हूँ जल्दी। क्या बात है। थोड़ा बचपन के बारे में आप बताएंगे सर? यूजुअली देखिए मैं तो अब कहूँगा मैं तो झारखंडी हो गया, क्योंकि हम लोगों के भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो कार्डर मिल जाता है तो वो व्यक्ति वहीं का हो जाता है, अपने जड़ों से अपने रूट से अलग हो जाता है। लेकिन मूलतः मैं पैदा हुआ था बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में, और महोबा अलाउदल की ज़मीन है। बड़े वीर पुरुष थे वो लोग। तो हालांकि बहुत गरीब एरिया है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, बहादुर ज़रूर हैं। तो हमारी काफ़ी खेती बाड़ी थी, तो हम लोग मतलब जब देखा तो खेत जाते थे और स्कूल में पढ़ते थे, जो कि एक सरकारी विद्यालय था। तो जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में बड़े आनंद प्राप्त होते थे। अब आपने कोई खेलने के लिए कोई आपको क्रिकेट की बैट की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की भी खेल, इसमें बस कुछ लोग मिल गए और कबड्डी खेल ली, कुछ और गेम खेल लिया। तो वो सबसे अच्छी बात होती थी कि आप जाएं और खेतों में या मैदानों में या स्कूल में लोगों के साथ मिलें, गप करें, बात करें और जीवन को एक खुश होकर जिएं। बिल्कुल भी कभी उदासी नहीं रही उस समय। तो जब आप बच्चे थे तो कौन सा खेल पसंद करते थे जो लगता है आज बच्चे मिस करेंगे? बच्चे लोग तो भूल गए वो सब केस। हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। खेले बिल्कुल खेलते थे। और एक होता था जिसमें हम लोग बॉल को फेंक के पेड़ पे चढ़ते थे, फिर वो छूते थे। बहुत 50 खेल होता था, पिट्ठू होता था या पिट्ठू होता था। तो हम लोगों ने ये सब शुरू में बात नहीं की कि बैडमिंटन, ये बाद में खेला, बैडमिंटन हुआ या क्रिकेट हुआ बाद में खेला। शुरू में वही गेम जो ग्रामीण क्षेत्र के खेल होते हैं वही खेल। और शिक्षक के साथ आपका कैसा संबंध रहा? अब वो तो देखिए, मेरे पिता खुद शिक्षक थे, अच्छा, प्रधानाचार्य बने। तो घर में माहौल पढ़ाई का था। और ये भी था कि देखा जाए तो क्या चीज़ अच्छी है, तो हमको कभी ये नहीं लगा कि कोई वस्तु या कोई भौतिक वाद से संबंधित कोई व्यक्ति सफलता का द्योतक है। क्या द्योतक है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, आप अच्छा करें, आप कोई खोज करें, आप कुछ करें समाज के लिए, वो आपको अच्छा माना जाएगा। और तो वो प्रारंभ से ही एक इस तरह का धारणा बन गई, इस तरह की मानसिक धारणा बन गई कि आपको आर्थिक रूप से नहीं बल्कि आपको शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ना है। आज जब आप बचपन को की ओर मुड़ के देखते हैं तो कोई एक दोस्त जो आपको लगता है कि आपको बहुत करीबी था, याद आता है? बिल्कुल याद आता है। और वो भी उतना ही बुद्धिमान था। अच्छा। हालांकि हम में उसमें ये रहता था कि कक्षा में मैं प्रथम आऊँ कि वो आऊँ, तो मैं प्रथम आता था वो, लेकिन वहीं पर फिर शिक्षक हो गया। तो अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने का मतलब जो संसार या जो समाज जिस तरह से सोचता है कि आप एक IAS बन गए या एक पदाधिकारी बन गए या आप पुलिस ऑफिसर बन गए या आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उतना ही महत्वपूर्ण है अगर आप शिक्षक बन गए। तो उसका कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना से बड़े बड़े व्यक्ति का है। अब जैसे मैं बताऊं आपसे, मैं एक बार गया प्रधानमंत्री जी के घर पे, वर्तमान नहीं पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जो PS थे वो मेरे मित्र थे। तो मैंने पूछा कि भाई प्रधानमंत्री जी तो बहुत व्यस्त रहते होंगे? तो बोले नहीं, कई बार तो हम लोग को कुछ काम ही नहीं रहता है। अच्छा। कुछ कितनी फाइल्स आती हैं, क्योंकि मैं कर चुका था फाइल्स एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज सेक्रेटरी। बोले नहीं, बस 2 बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, इससे ज़्यादा फाइल्स PM के पास नहीं आती। लेकिन उनके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे विज़न को बढ़ाना है, कैसी नई चीज़ें सोचना है, कई लोगों से मिलना है। तो उतना ही व्यस्त एक BDO होता है, उतना ही व्यस्त एक DM होता है, उतना ही व्यस्त एक सेक्रेटरी होता है, उतना ही व्यस्त एक शिक्षक भी होता है जो प्राइवेट स्कूल का शिक्षक है, और उतना ही व्यस्त एक
कृषक भी होता है आज के ज़माने में, जिसमें मॉडर्न तकनीक है। तो सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, उतना ही समाज के लिए सहयोग का योगदान दे रहे हैं, और सब लोग महत्वपूर्ण हैं। कोई भी कड़ी इसमें से किसी को हम ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते, किसी को कम या ज़्यादा या छोटा बड़ा नहीं कह सकते। बिल्कुल। कोई एक दोस्त जो आपका बहुत बचपन का खास दोस्त था और आज भी याद आती है, नाम बताएंगे? एक रमेश था जिसके साथ वही उसी तरह से बातें होती हैं जैसे बचपन में बातें करती हैं, अभी भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। लेकिन ये है कि वो कहीं और हम कहीं और, तो समय और परिस्थितियाँ व्यक्ति को अलग अलग स्थानों में जब ले जाती हैं तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। और कोई एक शरारत जो आप चाहते हैं कि आप, कभी नहीं होता कि हम खाली बैठे हैं तो मन में गुदगुदी होता है, यार मैं बचपन में ऐसे करता था? मैंने यार क्या बताऊं, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था। मैं ये करता था कि बीच बीच में जो कोई ततैया, आप समझते हैं, बर्ड को समझते हैं, उसको कहते हैं कि भाई उसको किसी को कैसे कैच किया जाए, तो बहुत मुश्किल होता है कैच करना। उसको पकड़ के दिखाना, और पकड़ के दिखाने के बाद डिब्बे में बंद कर लेना। लेकिन फिर हमको मन में करता था इसको बंद करना ठीक नहीं। अच्छा। तब उसको खोला करके छोड़ देते थे। तो वो था एक, उसको डराते थे लोगों को उससे लेके। अदरवाइज बेसिकली तो इस तरह की शरारतें नहीं की कभी कि जिससे किसी को, लोगों को कोई कष्ट हो या मानसिक आघात हो, इस तरह से नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर किया कि हम लोग को सबसे अच्छा जो मुझे लगता था कि हम लोग यहाँ बहुत अच्छे तालाब थे, बहुत बड़े तालाब थे, उसके किनारे पेड़ लगे हुए थे। तो हम लोगों ने स्विमिंग सीख ली थी, तैरना। अच्छा। तालाबों में सीखा, स्विमिंग पूल में कभी गए नहीं तैरने के लिए, तालाबों में सीखा। तो वृक्ष पे चढ़ के, अच्छा, उसकी डाली पे जाके उस पे तालाब पे कूदना, और वो भी बिना माता पिता को बताए, जैसे डांट पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत आनंददायक था। और वहाँ से उस पेड़ की डाली, आम के पेड़ की डाली से और तालाब में कूदना, वो बड़ा आनंद। ग्रेट। फिर मेडिकल प्रोफेशन दिमाग में कैसे आया, कब आया कि लगा कि मेडिकल करना चाहिए? असल में देखिए, हम लोग जो हैं मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, तो इसमें कुछ कैरियर प्लानिंग टाइप की चीज़ या इस तरह का कुछ सोच तो होती नहीं थी। बिल्कुल। सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे पिता के वचन। अब हमारे पिताजी ने सोचा कि हम लोग 3 भाई, तो उनकी इच्छा थी कि बड़ा भाई, बड़ा पुत्र जो उनका है, बड़ा बेटा जो है, यानी कि जो सबसे बड़ा भाई है, वो डॉक्टर बने। अब उन्होंने कह दिया, पढ़ने में अच्छे थे, तो हालांकि मेरी मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उन्होंने फिर 11th-12th में बायोलॉजी लेवा दी। तो बायोलॉजी जब हम लोगों ने ली तो इसका मतलब है CPMT में जाना है, मेडिकल में जाना है। अब 12th के बाद CPMT देना था, लेकिन मेरी उम्र थी सिर्फ 16 वर्ष, 16 ईयर्स, तो CPMT नहीं दे पाए। तो 1 साल वेट किया, फिर मैं चला गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अच्छा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहाँ मैंने BSc पार्ट 1 सिर्फ इसलिए किया कि मेरी उम्र 17 साल हो जाए, और तब मैंने CPMT दिया, और उसके बाद फिर सफलता तुरंत मिलनी थी। तो ये सिर्फ शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से पिता की इच्छा। और ये बात अलग है कि बाद में फिर सोचा कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, जब ऊपर बढ़ गए। 16 वर्ष की उम्र में हम लोग उतने एक्सपोजर नहीं होता था। एक ललितपुर में पढ़ता था, बुंदेलखंड में एक जिला है ललितपुर, वहाँ पढ़ाई होती थी राजकीय इंटर कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में। तो दूसरे बच्चों को चाहते थे कि इंजीनियर बने, तो दूसरा भाई मेरा IIT चला गया। एक भाई को चाह रहे थे, रुड़की बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी थी इंजीनियरिंग की, तीसरा भाई मेरा रुड़की विश्वविद्यालय चला गया। हालांकि ना कोई भाई डॉक्टर रहा, ना कोई इंजीनियर रहा। सब लोगों ने अपना प्रोफेशन छोड़ के सब लोग इसी प्रोफेशन में आ गए। सारे लोग, तीनों भाई आप UPSC किए? हम लोग 3 भाई हैं, और तीनों भाई IAS बने। क्या बात है, 3 भाई, तीनों भाई IAS बने। और 3 में अभी एक भाई तो अभी भी सेवा में है। हम लोग 2 लोग रिटायर हुए हैं, दोनों लोग मुख्य सचिव बने। मैं तो झारखंड का मुख्य सचिव था, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव था। मेरा छोटा भाई 2 साल वहाँ था। और मेरा तीसरा भाई है जो पंजाब कैडर में है, चंडीगढ़ में है, वो भी अपर मुख्य सचिव है। मेरी पत्नी है अलका तिवारी, वो तो आपको जानते ही हैं, तो वो भी यहाँ पे मुख्य सचिव थी। तो हम लोग के परिवार में थोड़ा अब इस पीढ़ी में प्रशासनिक लोग बहुत हो गए, और बाकी रिलेटिव्स भी, बाकी स्पाउसेस भी। तो लेकिन अच्छा है हम लोग। आप तीनों भाई का कुछ मेमोरी याद का आता है जब बचपन का? आप लोग आपस में भी फाइट करते होंगे जैसे यूजुअली हर घर में होता है। हाँ, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। और हम लोग जैसे जाते थे तो उस समय, पता नहीं आजकल के बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, तो क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स मिलते नहीं थे उस समय, तो हम लोग जाते थे, कपड़ा खरीदते थे, और फिर दर्जी के यहाँ जाते थे, कपड़ा सिलवाते थे। तो हम लोगों में ये रहता था कि भाई किसका कपड़ा ज़्यादा अच्छा हो,
तीनों भाइयों में। और तब हम लोग कभी चिढ़ा देते थे और कभी लड़ाई करते थे उसमें। तो जो कोई सामान घर में आता था तो हम लोग बिल्कुल इक्वल तीनों लोगों का शेयर। अब जैसे किसी चीज़ को 3 भागों में, एक आम को 3 भागों में काटना बड़ा मुश्किल है किसी फल को, तो कई मामलों में तो ये बहुत, लेकिन ये सुखद अनुभव भी होते थे, खेलने के, छेड़ने के, आपस में बात करने के, लड़ने झगड़ने के। और ये ज़रूर था कि बड़े भाई की रिस्पेक्ट बहुत होती थी उस समय। बिल्कुल। और हम लोगों ने गाइड भी किया छोटे को, मार्गदर्शन भी दिया, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता था। जो वातावरण बड़ा भाई बना देगा परिवार में, जो एक बार बन जाएगा तो वो बना रहेगा। मैं एक सवाल यहाँ पे लेना चाहूँगा, और पिताजी का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं आपके जीवन में, या आप तीनों भाई के जीवन में था? क्योंकि आपने भी एक बात का जिक्र किया, मैं इसलिए पूछा हूँ कि पिताजी ने कहा रुड़की जाओ तो रुड़की चले गए, पिताजी ने कहा डॉक्टर बनो तो डॉक्टर बन गए, पिताजी ने कहा IT जाओ तो IT चले गए। कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? मुझे लगता है कि आदमी सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस होता है व्यक्ति के जीवन में, वो माता पिता का होता है। क्या बात। तो ये माता का है और पिता का है। और मैं उनका, जैसे कहते हैं ना, 3 ऋण ऐसे होते हैं जिनसे आप ऋण नहीं हो सकते। ट्रू। माता, पिता, गुरु। परफेक्ट, बिल्कुल। तो मेरे पिता तो गुरु भी थे, शिक्षक भी थे, और इसलिए हम लोगों ने जैसे बचपन से हमने पढ़ा, रामचरितमानस की पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स देखे, उसके पात्र देखे, तो उसके जो आदर्श थे वो जीवन में गढ़े। और वो इसलिए गढ़े कि माता पिता उनसे बताते थे कि देखिए इसमें ऐसा होता है, इसमें इस तरह का हुआ, राम ने ऐसा किया, भरत ने ऐसा किया। तो वो जो मूल्य एक बार बचपन में बन जाते हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, और वो आपके जीवन की सफलता में बहुत ज़्यादा निर्धारण तत्व होते हैं। तो उनका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा होता है, उसकी महत्ता इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको गढ़ते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति बने। वही मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है जो आप परिवार से लेते हैं, साथियों से और विद्यालय से लेते हैं। बिल्कुल सही। माँ की शपथ एक नहीं, माँ ने कभी शपथ नहीं लगी। अच्छा। पिता की शपथ लगी। माँ तो बिल्कुल प्रेम और जैसे कहना चाहिए कि सहनशीलता की मूर्ति थी, सारे काम करती थी घर के। और वहाँ से हम लोगों ने घर का काम करना भी सीखा पूरा, कि अपना काम खुद करना चाहिए। अभी मेरी माँ नहीं है जीवित, मेरे पिता भी हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जीवन पर्यंत अपने माता पिता को कभी भी ये मत सोचिए कि वो भगवान के दूसरे रूप हैं। बस यही सोचकर जीवन अपना व्यतीत कीजिए, आप बहुत सफल रहेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं भी मानता हूँ कि माता पिता से ज़्यादा बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं एक और सवाल लूँगा, जो ये मेरा पर्सनल सवाल होगा। मेरी भी माँ नहीं रही, और मेरे ट्विंस बेबी हैं, 5 साल के हैं। तो मैं जब उसकी हरकत देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। याद ये आती है कि यार अगर मेरी माँ होती तो बोलती कि देखिए तेरा छोटा रूप है, ठीक है ना। वो बचपन का वो सब जो हरकत है जो मैं कभी करता था वो उसमें दिखता है। तो क्या आप जब आपके बच्चे छोटे थे तो आप ये रियलाइज़ किए कभी कि मेरे बच्चे जब छोटे थे, तो मतलब आज भी मेरी जो बेटी है, एक बेटा है एक बेटी है, बेटी अभी भी सबसे ज़्यादा वो अटैच्ड हो गई थी अपनी दादी के साथ। अच्छा। तो इतनी ज़्यादा उसे पसंद करती थी। हालांकि हम लोग 3 भाई हैं, तो माता पिता कभी किसी भाई के साथ रहते, कभी किसी के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा वो हम लोगों के साथ रहे। और ये बात अवश्य है कि मेरे बच्चों को मेरी ये बात बताती थी कि जब देवेंद्र, मतलब मैं जब छोटा था तो मैं क्या करता था, कैसे करता था, उसमें बच्चे बहुत रुचि लेते थे। और जो बातें वो बताती थी, जो जिस तरह के हम लोगों के जो अटूट बंधन होते हैं उनके बारे में बताती थी, भाइयों के बीच में, परिवार के अन्य लोगों के बीच में, वो पूछते थे। बच्चों में बहुत ये उत्सुकता होती है कि मेरे माता पिता बचपन में कैसे थे। करेक्ट। और वो उनको दादा दादी ही बता सकते। बिल्कुल। तो दादा जैसे स्वाभाविक है उनका जुड़ना बहुत अच्छी तरह से। फिर सर जब मेडिकल कॉलेज, हम लोग आगे बढ़ते, मेडिकल कॉलेज में आप गए तो यूपीएससी का प्रिपरेशन का दिमाग में कहाँ से आया बात? देखिए, मैंने आपको भी बताया कि मेडिकल कॉलेज में मैंने तुरंत इंटीमेट के बाद नहीं जा पाया, क्योंकि मेरी उम्र कम थी और न्यूनतम उम्र 17 वर्ष चाहिए थी, 16 थी। तो मैं चला गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए।
वहाँ पर चूँकि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो सबसे अच्छा जो हॉस्टल था वो था एन झा हॉस्टल, अच्छा, जिसको मेयर हॉस्टल कहते हैं। अब जो भी लोग उस ज़माने के हैं सब जानते हैं कि अपने भारतवर्ष में जो ये सिविल सर्विस है, सबसे ज़्यादा IAS IPS जो आते थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आते थे। अच्छा, दिल्ली से नहीं आते थे, दिल्ली से नहीं, उस समय 60s 70s में 80s में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी सबसे ज़्यादा जो आते थे वो आते थे एन झा हॉस्टल से, अच्छा, अमरनाथ हॉस्टल से, मेयर हॉस्टल से। तो जब मैं उस हॉस्टल में गया तो जिस देखता था कि हर वर्ष बड़े बड़े लोग मतलब IAS में सेलेक्ट हो रहे हैं, जो मेरे सीनियर हैं, 4 साल 5 साल सीनियर हैं, और उनका बड़ा सम्मान भी हो रहा था। तो पूरा माहौल ही वहाँ कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर था। वहाँ से मुझे लगा कि ये समथिंग जो कि अच्छी चीज़ है और प्रशासनिक क्षमता रहेगी और बड़ी चीज़ कोई मिलती है इस तरह से जाने से। लेकिन अपना ध्येय तो था डॉक्टर बनने का, तो वहाँ से CPMT में चले गए। मेडिकल कॉलेज में रहते हुए तो एक अलग जीवन था, बहुत पढ़ाई बहुत ज़्यादा थी और लंबी पढ़ाई थी। फिर मैंने पोजीशन भी ज्वाइन किया था। लेकिन मेडिकल कॉलेज में रहते हुए ही मेरी फिर इच्छा जागृत हुई, क्योंकि एक बैकग्राउंड तो था ही, जहाँ पे एन झा से मैं कुछ मन के अंदर देख के आया था। लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक दो घटनाएं ऐसी हुई कि जिससे मुझे ये हुआ कि अब मुझे सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, वो घटना हुई कि मेडिकल कॉलेज में एक सोसाइटी होती है, इसको क्लिनिकल सोसाइटी कहते हैं। सारे कल्चरल फंक्शंस कराते हैं, एकेडमिक फंक्शंस कराते हैं। तो मैं उसका पूरे मेडिकल कॉलेज का मैं क्लिनिकल सेक्रेटरी चुना गया। अच्छा, क्योंकि मैं सब लोगों से मिलता जुलता था, तो काफ़ी पॉपुलर था। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम कराए। तो एक बार फाइनल ईयर का मैं जब विद्यार्थी था, तो ये कल फेस्ट करके हमने कराया और डिफरेंट सेमेस्टर्स जो होते हैं उनमें कंपटीशन कराया। फिर इसका जो फाइनल फंक्शन हुआ, जिसमें अवार्ड्स दिए जाने थे, उसमें मेरे प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स और सब लोग थे। अच्छा, एक बात बता दूं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं वो समझ लीजिए नेक्स्ट टू गॉड माने जाते हैं। अच्छा। स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे समय में वो इतनी बड़ी अथॉरिटीज़ होते हैं कि लगता है कि भाई ये तो वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया है। इनके लिए सम्मान की भावना रहती है और उनका बड़ा डर भी रहता है, भय भी रहता है, सम्मान के साथ, आदर के साथ। लगता है कि इनसे बड़े कोई लोग नहीं होते। तो जब वो कल्चरल फंक्शन हुआ तो मेरे प्रिंसिपल थे, मेरे तो चीफ गेस्ट जो बने वो बने हेल्थ सेक्रेटरी को बनाया गया, जो प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव थे, जो IAS ऑफिसर होते हैं। तो हम लोग तैयार हो रहे थे, सब तैयार थे, प्रिंसिपल थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और लोग थे, मैं सेक्रेटरी था, तो मैं भी था। इतनी देर में पता चला कि सेक्रेटरी साहब आने वाले हैं। तो उनकी गाड़ी आई। उनकी जब गाड़ी आई तो आने के बाद जब वो रुकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने, बहुत भव्य भवन है लखनऊ मेडिकल कॉलेज का, GMC का, तो देखा मेरे प्रधानाचार्य बड़े बड़े लोग हैं, वो गए वहाँ और उन्होंने खुद उनका दरवाज़ा खोला। तो वो घटना मुझे लगी कि ऐसा भी कोई ऑफिसर है जिसको मेरे प्रिंसिपल और मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो बिल्कुल रिटायरमेंट के पास बनते हैं इतने बड़े होकर, उनको भी इतना सम्मान दे रहे हैं और इनकी इतनी महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। तब मुझे लगा कि भाई इसमें रहने से अच्छा मैं क्यों ना यही बनूं। अपने देश में अगर उसकी महत्व है, उसका महत्व है। लेकिन जब मैंने सोचा सिविल सर्विस देने का, तो उस समय मेडिकल के सब्जेक्ट तो थे नहीं। मतलब मैं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल, जूरिस्प्रूडेंस, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT। कौन से ईयर में आप मेडिकल कर रहे थे सर? मैंने 85 मेन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया और 86 में सिलेक्शन हुआ। हाँ, नहीं, मेडिकल किस ईयर में थे आप MBBS के लिए? मेडिकल में 82 में ग्रेजुएट किया। तो 82 में जब मैंने सोचा, लेकिन 82 के बाद मैंने फिर पोजीशन ज्वाइन कर लिया 83 में। अच्छा, पोजीशन ज्वाइन कर लिया। और लेकिन तब 84 में भी जब ज्वाइन किया, 83-84 में तो कोई उस तरह के सब्जेक्ट नहीं थे। तो मैं फिर से एक बार इलाहाबाद चला गया लोगों से बात करने, अपने पुराने मित्रों से कुछ मिलेंगे एक दो। उन्होंने कहा भाई अजीब बात है, तुम तो यार कैसे करोगे, कोई सब्जेक्ट है नहीं, 2 ऑप्शंस लेने पड़ते थे। तब डिसाइड हुआ कि मैं साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स लूँगा। अच्छा। तो मैंने उनकी फिर पुस्तकें खरीदी, फिर उसका अध्ययन किया। मेडिकल कॉलेज में रहते हुए अध्ययन करना में कोई दिक्कत नहीं थी। तब आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स लेके फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की और IAS में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से यहाँ सिविल सर्विस की तरफ मेरा रुझान हुआ, इंटरेस्ट। और फिर 86 में आप क्वालिफाई किए? 86 में मैंने सर्विस ज्वाइन की। 85 में एग्जामिनेशन दिया, क्वालिफाई करके 86 में मसूरी एकेडमी में ज्वाइन किया अगस्त में। अच्छा, मेडिकल कॉलेजेस और टिल मतलब जब तक आप UPSC क्वालिफाई किए, क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको लग रहा था उस पीरियड में, 80s, 85 में या 70s में?
सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है कि मैंने इतने अच्छे विद्यालय से KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल किया, बिल्कुल, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैं अब कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं तो अब सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊँगा, तो मैंने डिपार्टमेंट भी चेंज कर लिया जो कि कम महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप से 1-2 साल तैयारी को देने पड़ते हैं आपको, कई बार लोग ज़्यादा देते हैं, आजकल तो 5-5, 6-6 साल लोग दे रहे हैं। तो अब मैंने अगर वो 2 वर्ष अपने खो दिए और अगर कहीं मेरा चयन नहीं हुआ, तब ये मन के पीछे लगा रहता तब क्या होगा। तो मैं तो बाकी अपने साथियों से पीछे हो जाऊंगा या मैं पोजीशन अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन विश्वास था, क्यों नहीं होगा। मतलब मैं तो सबसे ये कहूँगा कि अगर आप मन में विश्वास कर लीजिए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं। लेकिन जो बच्चों के ये दिमाग फियर आता है माइंड में कि यार मेरा 2 साल का गैप हो जाएगा, मैं पीछे छूट जाऊंगा, उनको आप क्या मैसेज देंगे फिर? जितने भी बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा बस एक चीज़ कि मुश्किल है कुछ नहीं अगर ठान लीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और 2-3 चीज़ें और उनसे बताऊँगा जो कि मैं देख रहा हूँ कि जिनकी वजह से उनमें तनाव है और आशंका है। एक तो जो मैंने आपको पहली आदत बताई कि सबसे प्रातःकाल उठिए। अच्छा। जो अध्ययन आप दिन के समय कर सकते हैं, रात के समय भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन आजकल कई विद्यार्थी 3-3, 4-4 बजे रात तक जाग रहे हैं, सुबह 4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे सो रहे हैं। तो वो क्षमता आप विकसित कर ही नहीं सकते हैं जो आप दिन के उजाले में कर सकते हैं। क्योंकि अपने शरीर में इस तरह के हार्मोन्स हैं, इस तरह के केमिकल्स हैं कि जो बेस्ट इफेक्ट देते हैं अगर आप डे लाइट को यूज़ करें। और आपका तारतम्य, बॉडी क्लॉक आपकी समय के साथ जुड़े, दिन और रात के साथ जुड़े। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जल्दी सो जाइए, दिन में आपको 10 घंटे पढ़ना ही है, 9 घंटे 10 घंटे तो आप रात्रि में पढ़ेंगे, लेकिन अधिकतम 11 बजे 12 बजे 7 घंटे 6 घंटे सोइए, 4-5 घंटे तो 10 बजे आप सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए। एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो आजकल सबके हाथ में हो गया ना मोबाइल, इसको बिल्कुल दूर रख दीजिए। इसको अगर प्रयोग करना ही इंटरनेट का तो किसी विषय विशेष को देखिए और रख दीजिए। आपको लगेगा कि अरे ये नहीं पता चला, वो नहीं पता चला, वो 200 वर्ष आप बिल्कुल पीछे नहीं छूटेंगे, आपके मित्र भी नहीं हटेंगे, आप सब कर लेंगे। और अगर ज़रूरी है देखना तो आप 2 दिन में 3 दिन में एक बार उसको देख लीजिए। सर, जो बच्चे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने अनुभव से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा जो है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये बात तो सच है आज। और हम लोग के समय भी मुश्किल था क्योंकि उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे जो आजकल उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, जो भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा इसलिए दीजिए सफल होने के लिए दीजिए। ये मत सोच के दीजिए कि मुझे परीक्षा देनी है। मतलब आत्मविश्वास, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, पहली आवश्यकता है। जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, ये मन को लेके चलिए। और हम लोगों ने यही सोचा कि जब यूपीएससी देना है तो क्लियर करना है। दूसरी बात, मन इधर उधर मत भटकने दीजिए। आजकल जो ये सबके हाथ में एक मोबाइल हो गया है ना, बहुत इधर उधर भटक जाते हैं बच्चे। मैं तो कहूँगा कि आप कुछ 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए ए सोशल, एंटी सोशल नहीं, ए सोशल बन जाइए। समाज से थोड़ी दूरी रखिए। ए सोशल मतलब? ए सोशल का मतलब है कि जैसे आप समझते हैं जो मेरा सामाजिक दायित्व है कि भाई दोस्त ने कॉल किया, जाना है, सिनेमा जाना है, आपको क्लब में जाना है, आपको शादियों में जाना है, आपको किसी के बर्थडे में जाना है, बुलाया, हम कैसे मना कर दें? मना कर दीजिए। कुछ दिनों तक आप ये भी मत सोचिए कि मुझे अपने सगे भाई के बर्थडे में भी शामिल होना है या कोई भी, या हमें बार बार मंदिर जाना है या कहीं भी। तो वो ए सोशल का मेरा मतलब अभिप्राय ये था कि समाज से थोड़ा अलग हटके एकांतवास में रहिए। प्रतिदिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। 10 घंटे पढ़ाई कीजिए और घड़ी से देख के पढ़ाई कीजिए। और जब पढ़ाई आप कीजिए तो ये नहीं है कि सिर्फ पुस्तक के सामने बैठे हों, अपने नोट्स बनाइए और ये विश्वास हो जाए कि उस विषय को जिसको मैंने पढ़ा है पूरी तरह से पढ़ा है और उसको बारंबार पढ़िए। चौथी बात जो आजकल बच्चे करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कोई कोचिंग कर लूँ, कोई गाइड ले लूँ,
जैसे आजकल परीक्षाओं में भी कोई आती है ना, गैस पेपर टाइप की चीज़ आती है। हम लोगों ने जीवन में कभी गैस पेपर नहीं खरीदे। मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं की। मेरे तीनों भाइयों का आईएएस में सिलेक्शन हुआ, एक भी कोचिंग किसी भाई ने नहीं की। मेरी पत्नी अलका तिवारी जी ने कोई कोचिंग कभी नहीं की। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कोचिंग मत कीजिए, कोचिंग सिर्फ इसके लिए कीजिए कि आप परिचित हो जाएं कि पैटर्न परीक्षा का कैसा है। बाकी उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर स्वतः अध्ययन, स्वाध्याय से बढ़ी कोई चीज़ नहीं है। तो वो जब आप करेंगे, आत्मविश्वास के साथ करेंगे, थोड़ा समाज से अलग कट के, तब अपने जीवन में परिश्रम के साथ आपको 2-3 वर्ष पूरे दे देने हैं कमिटमेंट के साथ। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका चयन ना हो। तो यही मैं संदेश इन बच्चों को देना चाहता हूँ। और ये भी रखिए कि अगर इस परीक्षा में मेरा चयन नहीं भी हुआ, तब हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। मैं देखिए, अपने भारतवर्ष की आबादी 140 करोड़ है। अब मुश्किल से सरकारी सर्वेंट ही 1% होते हैं, 1-1.5% होते हैं। आईएएस मुश्किल से 5,000 हैं, 4,000 है, 5,000 है। तो क्या बाकी जो जनसंख्या है वो क्या जीवन नहीं जी रही है बहुत अच्छी तरह से? बहुत अच्छी तरह से जी रही है। बल्कि कई मामलों में सिविल सर्वेंट से बेटर लाइफ आप दे रहे हैं। आप समाज को बेटर भी दे रहे हैं, कई क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो बहुत सारे आजकल क्षेत्र हैं। लेकिन अगर आपने ध्येय बना रखा है देने का कोई परीक्षा, तो आप परीक्षा उत्तीर्ण सफल होने के ध्येय से दीजिए। इस आत्मविश्वास के साथ आप उतरिए। एक और यहाँ पे लूँगा। मेरे बड़े भैया थे, अब नहीं रहे, तो वो बोलते थे, जब मुझे याद है मैं 10th का बोर्ड दे रहा था जी, स्वनिद्रा बको ध्यानम, आपको पता ही है? काकचेष्टा। काकचेष्टा बताएंगे एक बार हमारे ऑडियंस, नए जनरेशन के ऑडियंस को थोड़ा पता चले क्या था। काकचेष्टा बको ध्यानम। हाँ। जो कौवा होता है, हाँ, वो किसी चीज़ के पीछे जब पड़ जाता है, अब पानी, घड़े में पानी कम था तो कंकड़ डाल के पानी ऊपर तक लाया, तब जाके पानी पिया। बको चेष्टा। एक तरफ जब बगुला होता है, जब मछली को पकड़ना होता है तो एक पैर पे खड़े होकर घंटों। श्वान निद्रा। श्वान निद्रा का मतलब है कि जैसे कुत्ते की जो नींद होती है कि तुरंत, ऐसी नहीं कि बस गहरी नींद 10 घंटे सो गए और बार सो गए और दिन में 15 घंटे सो गए, 3-3, 4-4 घंटे करते हुए। श्वान तथैवच अल्पहारी गृहत्यागी। अब अल्पहारी का मतलब ये है कि आप भोजन उतना ही कीजिए जितनी आवश्यकता है। मैं एक बात और बताऊं कि पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, जैसे मुझे ना तो चाय चाहिए, ना कॉफ़ी चाहिए, ना कोल्ड ड्रिंक चाहिए। सबसे अच्छा पेय पदार्थ कौन सा है? पानी। तो अगर आप, ये साइंटिफिकली प्रूवन तथ्य है कि अगर आप पानी पिएंगे तो मस्तिष्क ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी बॉडी में होगी तो आपकी स्मरण शक्ति से लेके आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी कम होगी। आप अधिक ऐसे द्रव्यों को सेवन करेंगे जिसमें शर्करा है, जिसमें शुगर है, जिसमें कि सॉल्ट है, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ना ही सिर्फ स्वास्थ्य के लिए वो खराब हैं, बल्कि कंपटीशन के लिए भी ठीक नहीं। कि आप अगर सोचें मैं कॉफ़ी पी के या ऐसे द्रव्यों को सेवन करके रात जाग के परीक्षा दे दूंगा, कोई मेडिसिन लेके देता रहूँगा, वो आपको मदद नहीं करेगी। आप पानी पीजिए। अल्पहारी गृहत्यागी। गृहत्यागी की जो मैंने अभी कहा कि समाज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये विद्यार्थी के लक्षण जो सफल विद्यार्थी के। बिल्कुल। मुझे 98 में बड़े भैया ने ये ज्ञान दिया था, इसलिए मैं सोचा आपको तो पता होना चाहिए। आप बड़ा भाई जैसा हुआ। जी। तो सर, फिर जब आप 25 वर्ष, आई गेस आप 25 वर्ष के थे जब आप 86 में होंगे जी, तो जब आप एज ए IAS ऑफिसर बिहार में आए जी, तो कुछ तो ख्वाब आपके होंगे, कुछ तो सपने के साथ आप आए होंगे। उस समय जो भी यंग व्यक्ति होते थे ना, बहुत करने की भावना रहती है। मतलब ये करने की, एक तो जो मन होता है बहुत ही शुद्ध तो होता ही है, लेकिन बहुत ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। तो और उसमें एक ये भावना ये भी रहती है कि मैं गलत नहीं होने दूंगा, ना करूंगा ना गलत होने दूंगा। करेक्ट। तो आप स्वतः आपके मन में उस समाज के उस वर्ग के प्रति जो पिछड़ा है, जो जिनका शोषण हो रहा है या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं, उनके प्रति बहुत अच्छी संवेदना विकसित हो जाती है। वही मेरे मन में थी कि कुछ भी हो जाए, हमको कुछ ऐसे लोगों की मदद करनी है जिसकी मदद कोई नहीं करता है। और सबसे बड़ी पूंजी मेरी सेवा की IAS की वही रही कि ऐसे लोगों को मैं मदद कर पाया जिन लोगों के बारे में न चर्चा होगी, न कभी किसी समाचार पत्र में छपेगा।
और ये शुरुआत हुई मेरे एसडीओ बनने के साथ ही। मुझे बहुत ही कठिन सब डिवीज़न दिया गया, मसौढ़ी, जो उग्रवाद से पूरी तरह से प्रभावित था। और उस सब डिवीज़न में रहते हुए जो मैंने कार्य किए, वो आज भी लोग आते हैं मुझसे मिलने, सिर्फ इसलिए मिलने आते हैं जिनको जुगनू में स्मरण, जिनको मैं भूल गया, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो मिलने आएगा बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति, 60 वर्ष का व्यक्ति, 80 वर्ष का व्यक्ति, कि मैं जब बहुत छोटा था, 25 वर्ष का था, 35 वर्ष का था, तब सर आपने मेरी ज़मीन के ही कागजात ठीक कराए थे, तब आपने मेरे को ये व्यक्ति परेशान कर रहा था, इससे बचाया था, तब मुझे ये प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था, आपने ये करवाया था, जो कि आप भूल जाते हैं। लेकिन जब ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको लोगों को बहुत, जिनसे संघर्ष लोगों को करना पड़ता है, लोगों को परेशानियाँ होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उनमें जब आप लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो यही है जो आपको, जिसको कहते हैं स्वांतः सुखा है, तो वो आपको सुख वही चीज़ें देती हैं। फिर आपकी मैडम से कब मुलाकात होती है? कैसे मुलाकात हुई? तो मेरे परिवार में यही एक लव मैरिज थी। तो हम लोग, हालांकि हम लोग दोनों लोग एक ही कास्ट के थे, लेकिन मैं वहाँ सब डिवीज़न ऑफिसर था पटना जिले में, और ये वहाँ पर आई दूसरे बैच में प्रोबेशनर होकर ट्रेनिंग। अच्छा। तो वहीं जब मुलाकात हुई तो हम लोगों को अच्छा लगा एक दूसरे से मिलके, तब हम लोगों ने निर्णय लिया, फिर अपने परिवार वालों को बताया। तो बिना परिवार के तो शादी हो नहीं सकती, लेकिन उस अच्छा एक कास्ट थे, हाँ, तब तो, और इसलिए हम लोगों ने अपने परिवार वालों को बताया, इन्वॉल्व किया, और इसके बाद फिर विधिवत जैसे होती है शादी, उस तरह से शादी हुई। और लेकिन वो बहुत ही सुखद समय था जब हम लोग थे, साथ साथ काम भी करते थे। और मैं ये भी था कि ये चूँकि मुझसे जूनियर थी, तो मतलब ये कई बातों वो प्रशासन को लेके जब वो डिस्कस करती थी, तो मैं बहुत ही इन्वॉल्व होके, क्योंकि मेरे शुरू से ही इच्छा रही है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल, जिस जो भी आप कार्य करें। तो मैं जूनियर्स को बताता था, बोलता था कानून के बारे में, नियमों के बारे में, प्रशासनिक जो और जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में। तब इनको भी अच्छा लगता था कि भाई हाँ, ये व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा जानकार है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूं, पहले बार किसने प्रपोजल डाला था, आपने या मैम ने? नहीं, नेचुरली मैंने ही कहा होगा। अच्छा। मैं तो मन में पहले बहुत दिनों से सोचता रहा, तब मैं इनको रेस्टोरेंट में लेवा जाता था। अच्छा। तो इनको वहाँ पे हम पकोड़े और चाय बहुत पसंद तो चाय इन्हें आज भी बहुत पसंद है। ओके। तो जबकि मुझे पसंद नहीं थी, तो मैं इनके कारण खुद चाय पीता था और पकोड़े खाता था। उसी क्रम में फिर जैसे कहते हैं ना, पेट से होते हुए हृदय तक पहुँच गए, खिलाते खिलाते। तो अच्छा रहा वो संस्मरण, बहुत अभी भूले नहीं भूलते हैं वो दिन। कभी पलट के आप लोग जब ऐसे बैठते हैं गार्डन में, तो चर्चा करते हैं कि हमारा वो वाला बचपन वाला बात कैसा रहा? वो ऑलमोस्ट 25 साल वैसे ही होता है। हाँ, वो बचपन के यंग एज का। जैसे एक बार मैं मसौढ़ी में था, तो ये पटना से मसौढ़ी आ गई। हम लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपने छोटा एसडीओ का बंगला होता है, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मतलब बात करते करते कि इतना अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद मेरे साथ ही इन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं अच्छा लग रहा है कि पूरा वातावरण जितना अच्छा है। तब मैंने इनको कुछ बहुत अच्छे गाने सुनाए और अपनी एक कविता सुनाई। तो मैं उस समय लिखा करता था। अच्छा। हाँ। अच्छा। और मैं अपनी यहाँ के मैगज़ीन का एडिटर भी था, जो मेरी कॉलेज की मैगज़ीन थी। मैं लेकिन हिंदी साहित्य में लिखता था, अंग्रेजी में नहीं। तो मैंने जब इन्हें कविता सुनाई तो इन्हें बड़ी अच्छी लगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें एक बार गुनगुनाएंगे वो कविता प्लीज? मतलब मैंने उसमें यही लिखा कि अपलक मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी इस मुस्कुराहट को देख रहा हूँ, और तुम वो पलक मत गिराना, तुम अपनी पलक मत गिराना। तो इस तरह की कविता है, वो लंबी कविता है। तुम्हें देखकर मैं देख रहा हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हो तुम। ये इस तरह के आपने लिखा था? मैंने लिखे थे। बहुत अच्छी कविता, मैं कभी सुनाऊंगा उसको। वाह, बहुत सुंदर जी। ठीक है। फिर 90 का एक दौर आया बिहार में, और बिहार काफ़ी बदनाम हो गया। आप अपने अनुभव से आज पलट के देखते हैं तो 2-3 मिनटों में बताएंगे कि बिहार क्यों इतना बदनाम हुआ? मैं बस जानना चाहता हूँ, या ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि जब आप 90 से 2000 तक तो आप थे वहाँ पे, तो आपने अपने नज़रों से बिहार को जैसे भी था, बिहार के एक इमेज बनते देखी है जी। थोड़ा आप अपने ज़बान से बताएंगे क्या हुआ? देखिए, बिहार प्रशासनिक दृष्टिकोण से शुरू में बहुत अच्छा रहा। बाद में विसंगतियां आ गई,
और वो विसंगतियों आने का कारण ये था कि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डायनामिज्म बिहार में अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। और वो पॉलिटिकल डायनामिज्म में जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं वो तो अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें एक कास्ट फैक्टर जो आया उसने समाज को काफ़ी पीछे ले जा गया। और जो बाद में अब देख रहे हैं कि अब वो फैक्टर ख़त्म हो रहा है, जैसे इस बार के चुनाव में लोगों ने बताया। तो मैं ही देखता था कि पदाधिकारियों की पोस्टिंग भी, तो अगर आप पदाधिकारियों को ऐसे जाति के रूप में देखने लगेंगे तो उनमें मोटिवेशन तो काम का नहीं रहेगा, कर्मचारियों में मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो एक तो ये बहुत ख़राबी थी। बल्कि मैं बता दूं कि मैं जिस सब डिवीज़न में गया उस पूरे क्षेत्र में जाति आधारित आर्मीज थी, सशस्त्र ग्रुप थे, और वो गरीबों को परेशान करते थे। जैसे यादवों की लोरेक सेना थी, अवधियों की और कुर्मियों की अलग सेना थी, भूमि सेना थी, तो ये ब्रह्मनिष्ठ सेना थी। और ये जो दलित पिछड़े लोग थे, शूल ट्राइब वर्ग के लोग थे जो बिल्कुल बाहर रहते थे, ये लोग बड़े परेशान होते थे, जो भूमिहीन लोग थे। और मैंने यही किया कि उन लोगों का पक्ष लिया जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो गरीब हैं, और उनके खिलाफ मुकदमे बहुत सारे थे सब डिवीज़न में, वो सारे बंद कराए। कई लोग तो मुझे कहने लगे कि भाई इसमें भी कहीं नक्सलवाद तो नहीं इसमें आ रहा है इस पदाधिकारी में, लेकिन वो भी मैंने मना किया कि नहीं, हिंसा का सहारा तो लेना ही नहीं, और जहाँ भी हिंसा होगी उसके हम खिलाफ रहेंगे। लेकिन उन लोगों की बातें आप सुनिए, उनके साथ बैठिए, गरीबों के साथ। जैसे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, मैंने हज़ारों की तादाद में लोगों को डेसिमल कुछ ज़मीनें बंदोबस्त की। जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं थे, वो बोरिंग लगवा के सिंचाई के साधन क्रिएट करवाए। और असली बात तो यह है कि जो लोग परेशान करते थे उनसे उनको बचाया। पुलिस को ले जाके खुद जाके गांव-गांव में रुकना, मैं गांव में रुकता था उस समय। तो ये जो अनुभव मेरा हुआ कि ये समाज बटा हुआ है, उस वजह से बिहार को काफ़ी परेशानी हुई, और धीरे धीरे कार्य संस्कृति का अभाव हुआ, और जो केंद्र सरकार से जितनी राशि लेके खर्च करनी चाहिए थी वो खर्च नहीं हुई। अच्छा। और जब ये वातावरण दूषित हो जाता है तो बाहर से उद्योग धंधे आने नहीं आते हैं, तो लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। तो इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐसा रहा कि वो बिहार पिछड़ता गया। एक चीज़ मैं भी देखिए, बिहार तो उस वक्त देखा नहीं, याद भी नहीं है मुझे क्या था नहीं था, लेकिन अब जब मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इन सब चीज़ें, जो आपराधिक मामले थे, जो राजनीतिक दबाव था, या जो राजनीतिक भूमि वहाँ तैयार हुई थी, इन सब का असर अब ऑफिसर्स के मनोबल पे बहुत एडवर्स पड़ा। आपका क्या विचार है इस पर? मैं सहमत हूँ आपसे। मतलब मैंने खुद बताया कि जब व्यक्ति को ये लगता है कि मैं एक पदाधिकारी नहीं बल्कि एक जाति विशेष का पदाधिकारी हूँ, तो उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। और आप पदाधिकारी भी कई बार, कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो नेताओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जातिगत नेताओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं, उससे पुनः नुकसान होता है। और जो लक्ष्य है हमारा कार्य करने का, जो प्रशासन का लक्ष्य है, जो स्कीम पूरा करना है, जो राहत पहुंचानी है लोगों को, जो समय पर कार्य करने, शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में विकास करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, वो सेकेंडरी हो जाता है। बिल्कुल। तो पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव खराब पड़ा। लेकिन ये है कि अगर आप उससे प्रभावित हुए बिना कार्य आप कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा कि अगर आप अच्छे पदाधिकारी हैं और रिजल्ट देते हैं, तो प्रत्येक गवर्नमेंट में वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कार्य कहीं कहीं कर सकें। अच्छा। तो ये बात अवश्य है कि पूरे पूरे ओवरऑल राज्य में हो सकता है कि उसका प्रभाव अच्छा ना हो, लेकिन कहीं कहीं पे उन स्पेसिफिक व्यक्तियों ने, पदाधिकारियों ने बड़े अच्छे काम किए। अच्छा। कुछ पदाधिकारियों ने कुछ विशेष रूप से जिलों में अच्छे काम किए, लेकिन ये काम उंगलियों पे गिनाए जा सकते हैं। तो उनसे लेकिन पूरी प्रगति नहीं आती है, उनसे पूरी सामाजिक प्रगति और आर्थिक प्रगति राज्य की नहीं हो सकती। अच्छे काम कुछ ज़रूर होते हैं, और आप एज ए अच्छे पदाधिकारी के रूप में स्थापित भी होते हैं। आप जब अपने 90 से 2000 के दशक को देखते हैं, जी, तो कोई एक महत्वपूर्ण बात जो आप चाहेंगे कि ऑडियंस को या अधिकारी को जानना चाहिए, जो घटना आप अपनी आंखों से देखे या महसूस किए हैं? जैसे मैं बताऊं आपसे, वो समय था जब मैं यहाँ पे रांची में भेजा गया था एडीएम बनाकर। यहाँ पे दंगे वगैरह हो गए थे। अच्छा। तो यहाँ पे मेरी अच्छी भूमिका रही, मैंने अच्छा कार्य किया, लेकिन मेरी छवि एक कड़क पदाधिकारी के रूप में, कड़े पदाधिकारी के रूप में हो गई।
कि ये किसी की सुनते नहीं हैं, वो गलत कामों की तो बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो एक बार बड़ा अजीब सा हास्यास्पद, मैं आपसे बताऊं, बड़ा ही अजीब सा संयोग हुआ कि मुझे यहाँ नज़ारत की जिम्मेवारी भी दी गई, जिसमें जो VIPs लोग आते हैं उनका भी देखभाल करना और उनका प्रोटोकॉल का व्यवस्था करना। तो मुख्यमंत्री उस समय लालू प्रसाद जी थे, तो सब पदाधिकारी जाते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, रिसीव करने जाते हैं। मैं तो अपने चैम्बर में बैठा रहता था, मैं तो जाता नहीं था, क्योंकि जाना हो तो DC लोग जाएं, बाकी लोग जाएं, SDO भी जाते थे, मैं सिर्फ अपने चैम्बर में बैठ के काम करता था। तो जब मैंने देखा कि जब VIP लोग आते हैं तो मुख्यमंत्री ही आ रहे हैं तो उनके ऊपर कितना व्यय हो रहा है, तो मैं तो अपने घर के सामान खुद खरीदता था, जैसे बाज़ार में खुद जाता था, सब्जी खरीदता था, मैं तेल नमक ये सामान जो लगते थे वो भी खरीदता था, तो मुझे सबके रेट मालूम थे। तो जब मैंने देखा कि वाउचर जो आए, जो बिल आए पास करने वाले, तो वो हज़ारों रुपए का आ रहे हैं कि इतना लीटर तेल निकल गया, इतना किलो। हालांकि ये आज देखता हूँ तो उस परिस्थिति के हिसाब से बहुत छोटी चीज़ें ये दिखती हैं, लेकिन यंग एज में आदमी बहुत ज़्यादा बारीकी ढंग से देखता है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री के आने पे क्यों ये हज़ारों रुपए का व्यय होता है। तो मैंने अपनी तरफ से एक आदेश पारित कर दिया कि क्योंकि उस समय ये देखते थे कि DA में कितना अलाउड है जिसमें आप खाना नाश्ता कर सकते हैं, और बाहर भी हम लोग देखते थे कि कितना व्यय आता है। तो मैंने जब देखा, कैलकुलेट किया कि अगर आप खाना बनवाते हैं सर्किट हाउस में तो एक लंच में प्रति व्यक्ति 20 रुपये से ज़्यादा नहीं आता। ये 1990-91 की बात है। 20 रुपये बहुत अच्छा बन जाएगा अगर आप घर पे बनाएं, और नाश्ते के लिए 12 रुपये चाहिए। तो मैंने वही, कहीं से मैंने नहीं लिया, मैंने उदाहरण दिया कि भाई जितने भी लोग होंगे तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति अलाउड किया जाता है और 12 रुपये नाश्ते में। मतलब अगर मुख्यमंत्री आएंगे, उनके साथ अगर 20 आदमी भी हैं, सब मिला के 10 आदमी हैं तो अलग, 20 आदमी भी हैं तो 20 गुणे 20 400 रुपये से ज़्यादा लंच में खर्च नहीं होने चाहिए, और 20 गुणे 12 240 रुपये ज़्यादा ब्रेकफास्ट में खर्च नहीं होने चाहिए। तो जब अगली बार मुख्यमंत्री आए तो पता चला कि बहुत हंगामा हो गया। वहाँ सुधीर प्रसाद DC थे, बाकी लोग थे। हंगामा ये हो गया कि एक तो उनका खाना बना नहीं, अब किसने इसमें शैतानी की, किसने बदमाशी की। नेचुरली कुछ या तो कुछ कर्मचारी लोगों ने की होगी या जो ठेकेदार रहा होगा उसने की होगी। तो उनका खाना बहुत देर तक नहीं आया। बाद में जब आया तो देखा कि खाने में किसी में मिर्च ज़्यादा, किसी में पानी पड़ा हुआ, दाल बिल्कुल पतली और ख़राब खाना। तो उन्होंने फेंक दिया। तो उसने सब बता, हंगामा हुआ कि क्या बात है, इतना कैसे बना। तो हमारे यहाँ के जो NDC साहब थे, DC ने उनसे डांट जब पड़ने लगी तो उन्होंने कहा कि सर, CM के सामने खड़े थे, मैं था नहीं, मैं तो अपने चैम्बर में था, कि तिवारी जी ने आपके ऊपर पैसा बांध दिया है। बोले कौन तिवारी जी? बोले सर वो ADM साहब हैं, वो कह दिया है कि मुख्यमंत्री पे 20 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है लंच में, 12 रुपये से ज़्यादा नाश्ते में खर्च करना है। अब उनको परेशान, बहुत नाराज़ हुए कि मैं मुख्यमंत्री और आपको था ये 20 रुपये, और ये करके बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा अच्छा, बाकी लोगों को आप काजू किशमिश खिलाइएगा और हमको 20 रुपये में खाना खिलाइएगा। ये कह के वो वहाँ से चले गए एयरपोर्ट। उसके बाद वहाँ से हवाई जहाज़ से जमशेदपुर जाना था। जमशेदपुर के DC ने कहा, सुना ये पता चला, तो वहाँ खाना तैयार करके भाई बढ़िया होटल से मंगा के रखा गया। यहाँ DC ने आके हमको कहा, यार भाई तुमने क्या किया, ये सब दिक्कत हुई, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुकुंद प्रसाद, उन तक भी बात पहुँची होगी। सब ने कहा कि अब DK तिवारी का ट्रांसफ़र तुरंत एक दिन में हो जाएगा। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा कि जब मुकुंद प्रसाद जी को बात पता चली तो उन्होंने मुझे लगातार रखा उस पद पर। मेरा कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, मेरा चार्ज भी नहीं चेंज हुआ। और ये बात अवश्य है कि GC साहब ने खुद ही मुझसे नज़र हटा के दूसरे को दे दिया। तब ये बात तब पता चली। और लालू प्रसाद जी जैसे व्यक्ति, जिनके बारे में बाद में बहुत सारी बातें भी कही गई उनके सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे याद है कि जब 6 दिसंबर वाली बात होने वाली थी 1992 की, इस समय ये जो वो कथित ढांचा जो था, या जो बाबरी मस्जिद थी जो गिराई गई थी, उसके ठीक पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं ADM था। अच्छा। और मुझे फ़ोन करके खबर कराई कि आपको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना के किशनगंज में भेज रहे हैं। तो मुझे किशनगंज में सीधे भेजा गया और कहा तुरंत ज्वाइन कीजिए। उसके 10-15 दिन पहले, जब ये 6 दिसंबर के पहले, मैंने करीब नवंबर के अंतिम सप्ताह में ज्वाइन किया।
और कहा कि बस एक चीज़ देखिए कि इस ज़िले में डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए, कोई कम्युनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए। और मैं आपसे बता दूं कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की, जबकि आप जानते हैं किशनगंज के बारे में कि वहाँ तो आज भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन मेजॉरिटी से ज़्यादा, मतलब हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है आज। और उस समय सैयद साहबुद्दीन जो बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर थे, सैयद साहबुद्दीन साहब वहाँ के MP थे। अच्छा। किशनगंज के। लेकिन किशनगंज में एक भी घटना नहीं हुई, एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ 6 दिसंबर के बाद, जबकि अररिया, पूर्णिया, कटिहार जल गए, मतलब इसमें दसियों लोग मारे गए, संपत्तियों का बहुत नुकसान हुआ। हम लोगों ने इतनी मेहनत की। तो व्यक्ति अगर है और मेहनती और पदाधिकारी है कि ये कड़ा पदाधिकारी है, ये मेहनत कर सकता है, ये रिजल्ट दे सकता है और ये प्रभावित नहीं होगा दूसरे क्षेत्रों से, तो उसकी भी पूछ रहती थी, उसकी भी उपयोगिता रहती थी उस समय और आज के दिन भी। और लंबे समय में आप ज़रूर आप सफल होंगे। शॉर्ट टर्म आपको कुछ सेटबैक मिल सकता है, इसलिए अगर आप नियम से चलें, आप सत्य के रास्ते पे चलें, आप परिश्रम के रास्ते पे चलें, तो देर भली हो लेकिन अंधेर नहीं है। मतलब कैसा भी समाज हो, कैसा भी प्रशासन हो, आपकी पूछ बनी रहेगी, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड, आपकी आवश्यकता रहेगी सरकार में। एक सवाल मैं पूछूं, क्या एज ए ऑफिसर पॉलिटिशियंस का प्रेशर रहता है आपके ऊपर? देखिए, पॉलिटिशियंस को मैं दोष नहीं देता। जो राजनेता हैं उनके ऊपर उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो तो हर 5 वर्ष में चुने जाते हैं। आप एज एन ऑफिसर आप तो लाइफ लॉन्ग के लिए होगे, जब तक कि आप रिटायरमेंट एज आपकी नहीं है। तो राजनेताओं का उत्तरदायित्व जनता के प्रति है, उन्हें कई सारे कार्य करने हैं, जल्दी करने हैं, 4-5 साल में करने हैं। अब उनको ये नहीं पता कि इसको करने के लिए एक जो कानून बना है, नियम बना है, प्रक्रिया बनी है, वो क्या है, उनका विस्तृत जानकारी धीरे धीरे होती है, वो जल्दीबाजी में है। अब आप अगर उन्हें समझाएंगे नहीं और कह देंगे जल्दबाजी में शॉर्टकट अपना के कोई निर्णय लेंगे, वहीं पर गलती होगी। अच्छा। तो अगर आपने उनको समझा दिया, बता दिया कि नहीं ये आप काम चाहते हैं, ये काम हो सकता है, तो क्यों ना इस तरह से किया जाए। 90% पॉलिटिशियंस मान जाएंगे और आपको आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि पदाधिकारी जब खुद नहीं पढ़ेगा, खुद सारी चीज़ों को जानकारी नहीं रखेगा और खुद बोलेगा नहीं और खुद सोचेगा कि मैं वही करूं जिससे ये शायद मेरे ये कहने से, मेरे ये करने से ये राजनेता खुश हो जाएगा, तब वो ठीक नहीं। तो कुछ पदाधिकारी ऐसे ज़रूर हैं कि हट कर लेंगे, नो कर लेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ करनी हो उसको करने का ज़रूर एक तरीका है। अब हाँ, ये अवश्य है कि भाई अगर ये प्रेशर है, गलत प्रेशर है कि काम किसी व्यक्ति विशेष को दे देना है या इस तरह से कर देना है, वो आप मत मानिए। तब ये हो सकता है कि उस दिन आप साइडलाइन ट्रांसफ़र हो जाएं, अलग हो जाएं, लेकिन कम से कम ये रहेगा कि अगर काम करना है और अगर ठीक ढंग से करना है तो उसमें भी वो ये मानेगा नेता कि ये मानेगा कि हाँ ये काम कर सकता है, ही कैन डिलीवर, तब आपकी पूछ रहेगी। और पदाधिकारियों में भी दोष है, उतना ही दोष पॉलिटिक्स में भी है। जीवन में मैं आपसे बताऊं, ये बाद में रियलाइजेशन आता है कि सुख जो मिलता है ना या खुशी मिलती है, वो सब छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। क्या बात है। जैसे मैं आपसे बताऊं, वो लंबी खुशी, जैसे जाड़े के धूप, जाड़े में जब धूप में बैठने का जो आनंद है, चाय साथ साथ पीने का जो आनंद है अपनी पत्नी के साथ, या किसी पुस्तक के बारे में विमर्श करने का जो आनंद है, उसके बारे में, किसी कविता के बारे में, या कुछ स्मृतियों के बारे में बात करने का जो आनंद है, या अपने बच्चों को देखने का बारे में बात है, अपने दो मित्रों के साथ समय बिताने का जो आनंद है, वो आनंद बड़ी चीज़ों में नहीं है। आप चकाचौंध से थोड़ी देर के लिए ज़रूर आपको लगेगा कहाँ आ गए, 5 स्टार होटल यही सब है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप खुश नहीं रह पाए। तो ये व्यवस्था में सबसे बड़ी जो खराबी आई है कि चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो पदाधिकारी हों, हमको जो लग्जरी है, भौतिकवाद है, इसके प्रति सोचते हैं कि उसी में आनंद है, वहीं गलती हम कर बैठते हैं। जो आनंद सिंप्लिसिटी में है, सादगी में है, वो कहीं नहीं लॉन्ग टर्म। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जब बिहार जैसे माहौल में आप काम कर रहे थे और आप हस्बैंड वाइफ एकदम फ्रेश ऑफिसर थे, फ्रेश बोले तो यंग ऑफिसर थे,
तो समय एक दूसरे के लिए देना कितना मुश्किल था और कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि एज ए पब्लिक सर्वेंट तो आपको हमेशा वर्कलोड बहुत होता है जी। तो समय निकालना कितना संभव हो पाता था? देखिए मैं आप बता देता हूँ। हाँ। जैसे मैंने कई पदाधिकारियों को देखा है, मेरी थोड़ी अजीब सी बातें थी। जैसे मैं कार्यालय में जाके काम करता था। अब मेरे साथ ये नहीं होता था कि कोई पत्रकार लोग ही बताएंगे कि मैं मिलता ज़रूर था, लेकिन बस काम की बात की और मिल लिया। ये कभी नहीं किया कि आधा घंटे तक बैठे। ये मेरी आदत ख़राब थी, मैं लोगों को चाय नहीं पिलाता था। अच्छा। कार्यालय में, क्योंकि मुझे लगता था कि चाय पिलाएंगे समय इसमें व्यर्थ होगा बहुत ज़्यादा। बैठ के जब होंगी, जब महत्वपूर्ण बैठक है जो आधा घंटे चलनी ही है, उसमें ज़रूर चाय पिएंगे। लेकिन ये नहीं कि जो हर कोई व्यक्ति मिलने आ रहा है उसको हम चाय पिलाएं। उसको भी चाय पीने का कोई शौक नहीं है, उसको अपने काम से मतलब है। बिल्कुल। आप जल्दी जल्दी काम से करके उनकी बात सुन लीजिए, तो काम आप करिए। बहुत समय होता है 9 to 6 काम करने में, 10 to 5 काम करने में, उसमें आप काम कर लीजिए। तब आपको, यद्यपि कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आपको शाम को भी काम करना पड़ेगा। तो ये बात सच है कि हम लोगों को समय नहीं मिलता था, लेकिन हम लोग फिर क्लब भी नहीं जाते थे, हम लोग फिर कहीं और समय व्यर्थ नहीं करते थे। छुट्टियां हम लोगों ने ना के बराबर ली, तो उन छुट्टियों में एक दूसरे के लिए समय मिलता था। जैसे ये नहीं कि हम लोग बाहर चले गए, दोस्तों के साथ चले गए। हमारे जब हम विद्यार्थी थे तो दोस्त थे, सर्विस में हम लोगों के कोलीग्स रहे, फंक्शंस भी चले गए, लेकिन दोस्त नहीं रहे कि दोस्तों के साथ बैठ के शाम को ड्रिंक्स हो रहा है या कुछ और बात चल रही है। तो वो सीमाएं रहीं। हम लोग अपने घर पे भी नहीं जा पाए। जैसे हमारे घर परिवार में शादियां होती थी, कोई और सब फंक्शंस होते थे, हम लोग नहीं जा पाते थे। लेकिन अपने लिए एक दूसरे को समय देना और बच्चों को समय देना, ये हम ज़रूर करते थे। और लेकिन ये तब कर पाते थे जैसे सुबह सुबह हुई, साथ साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें, और चूँकि दोनों लोग हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, तो कई विषय कॉमन हो जाते थे। करेक्ट। जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने कार्यालय से संबंधित भी। तो ये हम लोगों में, हमारे अंदर हमें ये फ़ायदा रहा, इसका ये लाभ मिला। तो वो साथ भी रहा और काम की बात भी हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप दोनों लड़ रहे हैं, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, वो मैम बोल रही है कि नहीं मुझे जाना है, ऐसा? एक्चुअली मैं आपसे फिर बता दूं कि हम दोनों लोग सुबह उठने वाले लोग हैं। ओके। और दोनों लोगों का कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। और बहुत ही सादा खाना खाने वाले लोग हैं। ऐसा कि जो कोई भी, अगर हम खुद भी बनाना चाहें तो 10 मिनट 15 मिनट बना दें। हम कुछ कुक नहीं करते। जैसे मैं आपसे बता दूं, आज भी दिन हम लोग खाने में बस फ्रूट्स ले लेते हैं और कुछ दूध या दही या कुछ इस तरह की चीज़ें, चूड़ा ले लिया। ऐसा नहीं है कि कुछ इवन पराठे बनाना, ये सब नहीं करते। तो हम लोगों का समय किसी और चीज़ों में जाया नहीं होता। अब जैसे आपने पत्नी की बात कही, अब पता नहीं आजकल तो सब लोग ये बिलीव करेंगे ही नहीं, शादी के बाद से मैंने आज तक मेरी अपनी पत्नी को कभी बार किसी ब्यूटी पार्लर में जाते नहीं देखा। वो कभी गई नहीं। तो वो समय बचता है उन्हें, वो कहते हैं उसकी जाने की आवश्यकता नहीं। मैं भी किसी पार्लर में नहीं, ऐसे ही कहीं पास में नाई में दुकान से बाल कटवा लेता हूँ, अपने बाल कटवा लेता हूँ। तो मतलब हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित और ऐसी हैं कि जिसमें कोई हम लोगों को समय बहुत देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समय रहा, एक दूसरे के लिए समय रहा, लेकिन ये है हाँ 9 to 5 ऑफिस आवर्स में हम लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाए। ये बात तो बिल्कुल सच है। अच्छा, कभी आप दोनों की नोक झोंक हुई? तो स्वाभाविक है, पति पत्नी में नोकझोंक होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन बहुत लंबी नहीं। और मैं ये बात समझता हूँ कि अगर पति पत्नी का बौद्धिक स्तर करीब करीब समान है और सामाजिक स्तर समान है, तो ये नोकझोंक तो होगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। हाँ, ट्रू, मैं भी एग्री करता हूँ। तो अगर आपके वैल्यूज़ सीखें, वैल्यू जजमेंट्स अगर आप हैं और जो आपने मूल्य जीवन में बनाए हैं, माता के साथ क्या संबंध करना होना चाहिए, पिता के साथ क्या होना चाहिए, भाई के साथ क्या होना चाहिए, तो हम दोनों लोग ही मध्यम वर्ग से आते हैं। तो क्या व्यवहार होना चाहिए पिता के प्रति, तो उनका ससुर के प्रति भी वैसे व्यवहार रहा, मेरे पिता के प्रति भी वैसे ही रहा। उन्होंने जो अपने माता के साथ व्यवहार किया वो अपनी मेरी माता के साथ भी ऐसा किया। तो अगर मूल्य बराबर हैं और उनमें बहुत अंतर नहीं है, तब बहुत घर्षण, बहुत फ्रिक्शन पति पत्नी में नहीं होता है। यंग कपल जो वर्किंग है उनको एक मैसेज आप देंगे, क्या देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि जीवन में आप एक रोल मत व्यतीत कीजिए। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं
जैसे आप एज ए हम वर्कर हैं, तो हम सिर्फ IAS नहीं हैं, हम सिर्फ ऑफिसर नहीं हैं, हम एक पति भी, हम एक पत्नी भी, हम एक पुता भी हैं, हम एक पुत्र भी हैं। आप ये मानिए चाहिए कि आप जीवन उससे बड़ा है जो आप कार्य कर रहे हैं, और आपको सीखना उससे ज़्यादा है। ये मत सोचिए कि पूरा कार्यालय या पूरा धरती या वो पूरा जो काम कर रहे हैं आप ही की धुरी पे टिका है। और उससे भी बड़ी बात मैं एक बात कहना चाहूँगा, विशेष रूप से आजकल के पतियों में ईगो नहीं होना चाहिए। एक ईगो ऐसी एक चीज़ है जो ये जो संबंधों को मार देती है। तो अगर आपने छोटी, क्योंकि बड़ी चीज़ों पर लड़ाई होती ही नहीं। आप देखेंगे कि जब आप एनालिसिस करने लगेंगे, समीक्षा करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई होती है जिसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। तो अगर आप इतनी बात समझ लें तो कभी भी वैमनस्य नहीं होगा। सर, मैं एक पर्सनल सवाल एक लूँगा। जी बोलिए। आप इतने खुशहाल परिवार के साथ हैं जी, खुशहाल जीवन के साथ हैं जी, जो आज का कपल है जो स्ट्रेस में जी रहा है जी, जिसको फैमिली वैल्यूज ही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम लोग ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं जहाँ पे हम फैमिली वैल्यूज समझे, माता पिता का सम्मान जाने। कहाँ लगता है कि क्यों आज का जो यंग यूथ है वो उसके दिमाग में इतना स्ट्रेस, ईगो, शॉर्ट टेम्पर्ड होना कैसे हो गया, कहाँ मिस हो गया? हम लोगों का जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि हम लोग किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है और अपनी रिसोर्सेज के सीमाओं में रह के देनी है। अब जैसे मेरे बच्चे को बारे में बता दूँ, हम लोग शॉपिंग करने जाते थे। जब तक मेरे बच्चे बड़े हुए, आज के दिन भी उन्हें पता ही नहीं कि कौन कैसे ब्रांड्स होते हैं, नहीं होते हैं। उन्हें ये पता है कि जूते की दुकान होती है और कपड़े की दुकान होती है। अब मैंने कई पदाधिकारियों को देखा, कई बच्चों को देखा, उनको लगता है कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, कौन कौन से नए नए नाम हैं, गुच्ची और ये, और मैं तो खुद ही नहीं इतना ज़्यादा जानता हूँ, स्वेटर्स के, जूतों के, चप्पल के, पेन के। तो मैं आपसे बता दूँ, इसमें कुछ नहीं रखा है। जब आप ये करने लगते हैं कि मतलब आपका जो वैल्यू है, जो आपका महत्व है, वो इसलिए है कि आप हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा है, करेक्ट, ना कि आपने कपड़ा कौन सा पहन रखा है, आपने जूते किस कंपनी के पहन रखे हैं, आपके पास पेन किसका, आपके पास गाड़ी किस कंपनी की है, इसका महत्व नहीं। और जहाँ पे भी आप इन चीज़ों को महत्व देने लगेंगे, व्यक्ति से अधिक ज़्यादा चीज़ों को महत्व देने लगेंगे, तब ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। और अदरवाइज़ हर कोई इस तरह का सक्षम है कि वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। अब हम लोगों ने तो मतलब शॉपिंग की तो बड़ी बड़ी दुकानों से की, बहुत सिंपल ढंग से की और बहुत अच्छी तरह से रहे और ख़राब ढंग से नहीं रहे। बिल्कुल। तो वो टेंडेंसी बच्चों में भी नहीं आने पाई। कभी कोई पॉलिटिशियन के साथ आपका टशन हुआ? झगड़ा तो नहीं हुआ, नहीं, टशन हुआ, लेके मुश्किल होता था। हाँ। समझाना। हाँ। तो जैसे मैं तो प्रमुख पदों पे तो रहा ही नहीं, इसीलिए और बिहार में एक बार झगड़ा भी हुआ। अच्छा। हाँ, जिसमें उन्होंने कहा कि, मैंने कहा नहीं ठीक है, आपको जो करना हो कर लीजिएगा। मैंने आपसे बताया कि जैसे मैंने कुछ गरीबों का पक्ष लिया था, उनकी ज़मीन का मामला था, उनकी ज़मीन के विरुद्ध जाके मैंने जजमेंट दे दिया। लेकिन यहाँ पे तो मैं अर्जुन मुंडा जी का प्रधान सचिव भी रहा। फिर मैंने उस समय 3 लोग थे, 3 दलों की सरकार थी, जिसमें सुदेश महतो जी भी थे आसू से, और हमारे जो हेमंत सोरेन जी थे वो भी थे। तो इन लोगों की मिलीजुली सरकार थी, लेकिन तीनों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहते थे। और क्योंकि अगर आप सरकार में कुछ करना चाहते हैं और आप समझाते हैं, आप जानकार हैं, तो सब लोग आपकी बात सुनेंगे और कोई बायस मत रखिए। तो बाद में मैं मुख्य सचिव रहा, जिसमें रघुवरदास जी मुख्यमंत्री थे। फिर मेरे ही मुख्य सचिव रहते रहते सरकार बदली और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। इन सभी लोगों के साथ कभी भी मेरा कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ। हालांकि ये बात सही है, जब आप लोगों से पूछेंगे तो एक बात मेरे अंदर ज़रूर थी कि मैं बोलता था काफ़ी। अच्छा। और उसमें ये नहीं सोचता था कि मैं मुख्यमंत्री के सामने बोल रहा हूँ। तो जो बात सच है बोलना है। बाकी लोग सीनियर्स भी हैं, अगर और ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मतलब मैं बोलता था। अच्छा। और मुख्यमंत्री सुनते थे? लोग सुनते थे।
सुनते क्या थे। बात है। क्योंकि अगर आप तथ्यों के साथ बोल रहे हैं और आप कानूनी रूप से बोल रहे हैं तो ठीक है, कभी कभी लगेगा उनको कि अरे ये इसने कह दिया, लेकिन वो जानते हैं कि मतलब अगर ये कुछ कह रहे हैं तो ये कुछ पढ़ के बोल रहे हैं, जानकारी के साथ बोल रहे हैं। तो इस तरह से झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ और काम भी बहुत किए, अच्छे काम किए। जब झारखंड आप आए जी तो उस वक्त का जो क्लाइमेट था, अब आते हैं थोड़ा झारखंड पे बात करते जी। हैं, और आज का क्लाइमेट कितना डिफरेंस आप पाते हैं? देखिए, झारखंड का जो सृजन हुआ वो यहाँ के लोगों की उम्मीदें थी कि हम अलग राज्य बनाएं, अपने निर्णय स्वयं लें। उस दृष्टिकोण से तो बहुत सफल हुआ कि एक अलग राज्य बना और प्रजातांत्रिक रूप से यहाँ के लोगों को अपना निर्णय लेने के लिए मिला, अलग राज्य मिला जिसमें उन्होंने निर्णय लिए भी। और देखा जाए तो जितना हमारे जीडीपी राज्य बनने के समय थी, करीब 4,000 करोड़ रुपये थे हम लोग, और कहाँ हम 4 लाख करोड़ पे पहुँच रहे हैं। तो जो करंट वैल्यू पे है, जहाँ पे हमारी 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए थी और वो अब करंट मूल्य पे 1 लाख रुपये टच कर रही है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नए राज्य बनने का फ़ायदा हुआ और एक अच्छा निर्णय था ये। हमारी दिशा भी ठीक रही। ये अवश्य है कि हमारी गति कुछ और अच्छी हो सकती थी। अच्छा। तो उस समय आशाएं बहुत ज़्यादा थी, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, और ये भी था कि झारखंड में पोटेंशियल है। लेकिन कतिपय कारणों के साथ जो आशाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, वो पूरी नहीं हो पाई। पूरी हुई तो वो सीमित रूप से पूरी हुई। मतलब जितनी सीमा तक हम चाह रहे थे प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें जितनी प्रगति होनी चाहिए थी। जब हम अलग झारखंड राज्य बने थे तो प्रति व्यक्ति आय में या आर्थिक रूप से हमारा नंबर नीचे से तीसरा होता था राज्यों में। सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश हमसे नीचे थे। आज जब वो लिस्ट बनती है तो आज भी उसी लेवल पे सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश हमसे नीचे हैं। हालांकि हमने बेटर किया है। राज्य बनने के पूर्व जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो राष्ट्रीय ग्रोथ से कम थी। हमारी करीब 4%, 4-4.5% थी और राष्ट्रीय ग्रोथ 6% थी। झारखंड राज्य बनने के बाद, विशेष रूप से 2010-11 के बाद, अभी आजकल भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर देश की आर्थिक वृद्धि से बेहतर है। ओके। और लगातार 2-3 सालों को हम अगर छोड़ दें तो हम लोग करीब 2-3% ज़्यादा हम लोगों ने ग्रोथ रेट किया है। लेकिन हमारा बेस कमज़ोर था तो हम उतना ज़्यादा नहीं कर पाए जितना कि हम लोग कर सकते थे। आज भी पोटेंशियल बहुत है झारखंड में और कर सकते हैं। लेकिन एक तो शुरुआती दौर में आपने देखा, जानते हैं कि जो राजनीतिक स्थिरता थी वो नहीं रही। बिल्कुल। तो जो एक विज़न लेके चलते हैं उसमें बीच बीच में खलल पड़ता है, उसमें डिस्टर्बेंसेस होते हैं और चेंजेस आने से प्रगति उस हद तक नहीं हो पाती। हालांकि हम लोग करते रहे, मतलब कहीं भटके नहीं हम लोग, लेकिन ये भी है कि दौड़े भी नहीं हम, चलते रहे, एक सही दिशा में चलते रहे। समाज का एक तबका बोलता है कि ठीक है, पॉलिटिशियन झारखंड के लिए जिम्मेवार है जी। लेकिन कुछ हद तक ब्यूरोक्रेसी भी अपने स्टेट में उतने स्टेबल नहीं रहे, उतने स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं दिखाए कि झारखंड का डेवलपमेंट और ग्रोथ एक रेस पकड़ सके। क्या मानते हैं आप? राज्य में विकास के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं ये विकास करते नहीं। अच्छा। ये विकास के लिए एक अच्छा वातावरण का सृजन करते हैं। विकास तो होते हैं जो आम लोग मेहनत करते हैं, आप जैसे लोग मेहनत करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इनकी पूरा प्रदेश की किसी भी प्रदेश में, सिर्फ मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र ले लें, राजस्थान ले लें, जो आम व्यक्ति होता है, जो मेहनत करता है, वो मेहनत जब सफल होती है तब राज्य आगे बढ़ता है। ओके। लेकिन उसके लिए एक सही वातावरण देना यहाँ के नेता का काम है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का काम है, यहाँ के पदाधिकारी का काम है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का काम। बहुत चुनौतियाँ थी जिस समय अलग झारखंड राज्य बना। विधि व्यवस्था बहुत ख़राब थी, उग्रवाद चरम सीमा पर था, उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया गया, वो एक बहुत बड़ा कारण था। बिल्कुल। यहाँ पर पूरे के पूरे रिसोर्सेज थे, लेकिन बिहार राज्य की वजह से हम लोग
कार्य संस्कृति उतनी अच्छी नहीं थी, नहीं बना पाए। तो कई जगहों पर हम लोग पिछड़े थे, बेस हमारा बहुत ही कमज़ोर था। तो ये आपने जो बात कही कि पॉलिटिशियंस के अलावा ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेवार हैं, नेचुरली उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो प्रजातंत्र में या किसी भी शासन व्यवस्था में अंतिम फैसला नहीं लेते। तो वर्क कल्चर शुरुआत करनी पड़ेगी आपको सबसे ऊपर से। वर्क कल्चर, आपने एक आर्टिकल लिखा था झारखंड का वर्क कल्चर, तो वो नीचे तक परकुलेट होगा। और एक बार अगर वर्क कल्चर ठीक नहीं रहा तो उसको सुधारने में समय लगेगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग निर्णय सही टाइम पे नहीं लेंगे, विलंबित रूप से लेंगे, अगर हम लोग अब आप देखिए यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में एक बात कभी कभी ये हुआ कि जिन्होंने निर्णय लिए कभी कभी उनके विरुद्ध कोई इंक्वायरी हो सकती है, उनको दंडित भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसे एक भी ब्यूरोक्रेट को दंडित नहीं किया गया कि आपने निर्णय क्यों नहीं लिया, आपने ये काम क्यों नहीं किया, या आपने इतने देर तक लटकाया क्यों, या विलंब क्यों किया। तो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं, उसका डर नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी ये सोचेगी कि भाई इससे अच्छा तो काम ना ही करूं, तो प्रमोशन भी होता रहेगा। तो यहाँ भी कमजोरी है, ब्यूरोक्रेसी की गलती है। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि दोनों बराबर उत्तरदायी हैं, मैं भी मानता हूँ उत्तरदायी हैं। लेकिन अंतिम रूप से जो उत्तरदायित्व तो लेना होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, पॉलिटिकल सिस्टम को लेनी पड़ेगी। क्योंकि वो खुद बदल सकते हैं ब्यूरोक्रेट में, किसको हमसे काम लेना है, किससे हमें काम नहीं लेना है, और किस तरह से काम लेना है, उनके ऊपर शक्तियाँ हैं। अब ये केंद्रीकृत शक्तियाँ जो हैं, अब आप इसको विकेंद्रित कर दीजिए, तब आप ब्यूरोक्रेट्स को भी शक्तियाँ दीजिए, या नीचे लेवल पे दीजिए, तब उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना उचित होगा। तो ये बात सही है। और तीसरी चीज़ ये भी रही कि जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी रही, या जो यहाँ के काम करने वाले लोग रहे, उनमें कभी कभी कैपेसिटीज़ का अभाव रहा। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और इसमें भी ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है। लेकिन अगर हम तुलना करें अन्य राज्यों से, तो अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर हम लोगों ने एवरेज प्रदर्शन किया, ना तो बहुत ख़राब किया, ना हम सबसे पीछे वाले लोग रहे, ना सबसे आगे वाले लोग रहे। एक बार अभी मैं बता ही देता हूँ, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, हमारे मंत्री जी भी एक आए हुए थे। वो बोले कि अपने राज्य में ब्यूरोक्रेट्स ऐसे घुमा के फाइल लिखते हैं कि अगर मैं देख के नहीं पढ़ूं तो मुझे फंसा ही देंगे। वो और ये देखिए, ये इवेंट जो है ये जर्नलिस्ट के बीच का था। तो तभी मेरे दिमाग में मैं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स को थोपते हैं, दोष देते हैं, जनता को लगता है कि दोनों मिल के कर रहे हैं। क्या लगता है कहाँ पे मिसिंग है? मैंने खुद स्वयं बताया आपको कि दोष दोनों तरफ से। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट कोई ऐसा कर रहा है तो उसको बदलने की शक्ति तो आप में है ना, आपको उसको क्यों रखे हुए? मैं आपसे बताऊं कि जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात बताऊं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिटिशियंस करते हैं। आपको ये पता है कि नहीं कि मुख्य सचिव को भी एक अदने पदाधिकारी की भी ट्रांसफ़र की शक्ति नहीं है। अच्छा, आज वो किसी बीडीओ की, किसी सीओ का, किसी कर्मचारी का भी, या किसी का भी, अगर मुख्य सचिव किसी कर्मचारी का मतलब है, किसी क्लर्क का भी, अगर जो कि सेक्शन ऑफिसर है, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, जो कि जूनियर लेवल के लोग हैं, कोई भी जूनियर आईएएस आईपीएस हैं, आईएएस हैं, बहुत जूनियर, उनका भी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहे तो मुख्य सचिव भी नहीं कर सकता है, सचिव तो कर नहीं सकता है, डीएम भी नहीं कर सकता है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है? या तो विभागीय मंत्री करते हैं, और कुछ मामलों में मुख्यमंत्री जी करते हैं। अब इसमें पूरे झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी यही होता है। कुछ राज्यों में विकेंद्रीकरण किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है अगर आपने सही व्यक्ति को सही समय पे सही जगह नहीं रखा, सही समय के लिए नहीं रखा। मैं एक बार एक देश गया, मैं ट्रेनिंग में पढ़ाई करने गया था, इंग्लैंड। सरकार ने ही भेजा था, 1 वर्ष मैंने वहाँ से पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ से हम लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ का भ्रमण कराते हैं। तो मैं क्यूबा गया। तो क्यूबा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि क्यूबा बहुत विकसित देश भी नहीं है, अविकसित भी नहीं है, हम लोगों के देश जैसा ही है, डेवलपिंग कंट्री है, उस समय भी था। लेकिन उस समय उसकी हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड कंट्री से भी बेटर माना जाता था, यूरोप से भी बेटर माना जाता था।
जबकि वो रिच कंट्री नहीं है, रईस देश नहीं है। फिडेल कैस्ट्रो उस समय थे, तो हम लोगों को सब मिलने का मौका मिला। तो उनके एक मिनिस्टर थे जिनके साथ हम लोग मिल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि मैं उस समय पदाधिकारी था यहाँ, मेरी 8-10 साल की नौकरी हो गई थी, और मैं देखता था कि सबसे ज़्यादा दिक्कत ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी क्या है क्यूबा की। तो वो मेरा प्रश्न ही नहीं समझ पाए कि इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग। तो फिर मेरे किसी सीनियर ने वहाँ पे जो था, जो फैकल्टी था, जो इंडिया से भी जानता था, जब समझाया कि एक्चुअली इंडिया में गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं उनका हर 3 साल में या कभी 2 साल में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह। तो वो कौतूहल से पूछने लगा कि क्यों होता है, मतलब ये क्यों करते हैं आप। जैसे यहाँ पे वो इंजीनियर है उसको वहाँ कर दिया, यहाँ वो डॉक्टर है उसको वहाँ कर दिया, यहाँ पे वो किसी एक्साइज ऑफिसर है या कोऑपरेटिव ऑफिसर है या एग्रीकल्चर ऑफिसर है, यहाँ एग्रीकल्चर है, फिर दूसरी जगह कर दिया। उन्होंने कहा हम लोग ये मानते हैं कि कुछ समय के पश्चात उस पदाधिकारी के वेस्टेड इंटरेस्ट, निजी स्वार्थ काम करने लगते हैं और गठजोड़ बन जाता है। तो बड़ा चौंका। उसने कहा अगर वेस्टेड इंटरेस्ट काम करने लगते हैं, गलत हो जाता है, तो आप उसको ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, उसको निकाल क्यों नहीं देते। करेक्ट। उसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो वो तो खराब है, वो तो वहाँ भी वही करेगा। मुझे हाउ विल यू सॉल्व द सिचुएशन, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग भी सोचने लगे तो बंदा तो ठीक कह रहा है। तो उनके यहाँ मैं बता दूं आपसे, वहाँ कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता ही नहीं। तब हमने पूछा एक चीज़ और कि ये बताइए कि डॉक्टर है या इंजीनियर है, प्रमोशन होगा, सिविल सर्जन बनेगा, एडिशनल डायरेक्टर बनेगा, जॉइंट डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, या इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर से जूनियर बनेगा, सुपर इंजीनियर बनेगा, चीफ इंजीनियर बनेगा, तो ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। नहीं, क्यों। हमारे यहाँ का डॉक्टर है जिसको सैलरी और जिसकी इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी डायरेक्टर की है, उसको हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, वो सर्जरी का काम कर रहा है, उतनी महत्वपूर्ण है, उसको प्रमोशन दिया, उसका वेतन बढ़ाते गए। आप क्यों चाहते हैं कि हम डायरेक्टर बने तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं चीफ इंजीनियर का अगर वो बना तो उस जगह पे अगर वो इम्पोर्टेंट है तो हमने रखा, उसी पुल के प्रोजेक्ट में रखा। ये नहीं है कि वो जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है, जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जो एक के ऊपर एक वाला स्ट्रक्चर है, वो आपके मन में घर कर गया है कि वो हुए बिना काम नहीं चलेगा। कि JUS, इसलिए मल्टीपल लेवल्स हो गए हैं। जो आप फाइल की बात अभी कर रहे थे कि क्लर्क देगा, सेक्शन ऑफिसर देगा, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कितने लेवल्स पे आप संचिका भेजेंगे। वर्ल्ड बैंक में आप जाइए, आप इंटरनेशनल IMF में जाइए, बाकी जगह जाइए, पदाधिकारी खुद संचिका लिखते हैं। एक पदाधिकारी होता है जो करते हैं, कोई लिखने वाला नहीं, कोई नीचे लिखने वाला नहीं, सारे फैक्ट्स आप लिखिए। और अब तो भारत सरकार में संचिकाएं तो होती ही नहीं, अब तो सब फाइल कंप्यूटर्स पे है। सारी फाइल्स आपको पता ही होना चाहिए कि भारत सरकार के सभी विभागों में, अब कुछ राज्य सरकारों में भी हो गया, झारखंड में भी होना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल्स। तो सब फाइल्स मुख्यमंत्री को जाती हैं, सब कंप्यूटर्स पे जाती हैं। तो अगर ये कोई कह रहा है कि अगर इस तरह से लिखा है तो आप में भी जानकारी होनी चाहिए कि आप उसको लिखें कि आपने ये गलत लिखा है, ऐसा होना चाहिए। तब आप कैसे फंसेंगे अगर कोई मंत्री ये चाह रहा है। और अगर कोई व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है, अगर वो अपना दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है, उसलिए उसको पनिश कीजिए। इसलिए मत पनिश कीजिए कि उसने 100 निर्णयों में 2 निर्णय गलत ले लिए। उसने 100 निर्णयों में 90 निर्णय लिए ही नहीं, कोई निर्णय नहीं लिए। ये ज़्यादा खराब बात है, बशर्ते कि उसने 100 निर्णय लिए। आप भी जाते हैं, आप जाके सब्जियां भी खरीदते हैं, छोटा सा काम करते हैं, कभी कभी एक सब्जी गलत भी आ जाती है, बिल्कुल बिना देखे। तो मिस्टेक मेलाफाइड है कि बोनाफाइड है, ये देखना चाहिए। मेलाफाइड ही है, आप उसको पनिश कीजिए। बोनाफाइड मिस्टेक भूल जाइए, उसको कहिए काम करते रहे। ये हम लोगों को देखना चाहिए। अब हो क्या गया है कि आपने जो व्यक्ति कार्य भी कर रहा है, जिससे गलती हो गई, आपने उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। ये नहीं होना चाहिए। एक और थोड़ा सीरियस क्वेश्चन रखूँगा, फिर हम लोग मूव करेंगे। कल ही की घटना मैं बता रहा हूँ, किसी ने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि जब वो मसूरी से पढ़ के निकलता है तो उसको लगता है कि वो दुनिया का सब चीज़ जानता है और तुरम खान समझता है खुद को। इससे बहुत सारी गड़बड़ होती है। आप क्या महसूस करते हैं? आप सही कह रहे हैं। जिन ब्यूरोक्रेट्स में अनुभव नहीं है, कुछ में बड़ा ईगो और ये होता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है।
आप पढ़ के आए हैं, जो आपने पढ़ा है, जो आपने अध्ययन किया है, वो विषय आप जान सकते हैं। लेकिन जब आप सरकार में आते हैं तो आपको सरकार के सभी एक्ट्स, रूल्स, प्रोसीजर्स का जानकारी होनी चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं होती। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जूनियर्स को ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो नॉलेज रखिए। और सबसे बड़ी नॉलेज जो उनकी अज्ञानता होती है कि वस्तु स्थिति क्या है। जो जानकारी एक पॉलिटिशियंस को होती है कि आम जनता किस हालत में है, किस परिस्थिति में है और किस तरह से वहाँ कार्य होते हैं, उसका अनुभव धीरे धीरे होता है। तो अगर आप मन में ये जानते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, तब तो आपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, कपाट बंद कर लिए। जब तक मन के कपाट खोलिएगा नहीं, आप ना तो अच्छे पदाधिकारी बन सकते हैं और ना ही अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। ये तो आपके मन में धारणा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जानेंगे तब पता चलेगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं जो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, और तभी आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे और वो निर्णय सफल निर्णय हो पाए। बिल्कुल। अब हम लोग, आप तो बता दिए पहले ही कि मैं ना तो चाय पीता हूँ ना कॉफ़ी पीता हूँ। नहीं, ऐसे पी लेता हूँ कभी कभी, आपको आज पिलाऊंगा भैया। नहीं, आप लेकिन क्या पसंद करते हैं, चाय या कॉफ़ी? दूध। अच्छा। वाह। अच्छा, बेस्ट बुक आप कौन सा है जो चाहते हैं कि आप दोबारा पढ़ें? मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, सबसे अच्छी 2 चीज़ें मुझे लगी आज तक। उसको बुक क्या कहें, वो तो ग्रंथ है, रामचरितमानस। अच्छा। गीता से भी अधिक मुझे अच्छा लगता है, और नंबर 2 पे गीता ग्रंथों में। ऐसे तो मैंने सभी वेस्टर्न बुक्स भी पढ़ी हैं, इंडियन बुक्स भी पढ़ी हैं, और प्रेमचंद की कहानियाँ। अच्छा। तो इन 2 चीज़ों में ऐसी हैं जो मैं बारंबार पढ़ता हूँ, और उतना ही मुझे आनंद आता है पढ़ने में जब मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। आप कोई एक रूल जिसको आप हमेशा ऑफिस में फॉलो करते हैं? पंक्चुअलिटी, समय पे कार्य करना, वो मैंने हमेशा किया। बिगेस्ट ब्यूरोक्रेसी मिथ जिसको आप बस्ट आउट किए हैं? बिगेस्ट ब्यूरोक्रेसी मिथ इज दैट मेरे ऊपर ही दुनिया की धुरी टिकी हुई है। जो कुछ भी डिपार्टमेंट में हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। ये मैं बताता, ये कलेक्टिव स्पिरिट है, ये इंडिविजुअल स्पिरिट नहीं। इंडिविजुअल से आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम होता है लोगों में कि मैं नहीं हूँगा तो मैंने ही किया है। अपने जूनियर ऑफिसर्स को एक मैसेज, एक लर्निंग, क्या चीज़ आप लेसन्स देना चाहेंगे? मैंने जो हमेशा ये दिया कि बार बार चीज़ को रिव्यू करो। ये करके आप आज कुछ कहते हो, कल आप उस चीज़ को भूल जाते हो, वो चीज़ फॉलो अप नहीं करोगे तो वो चीज़ अधूरी रह जाएगी। और दूसरा, मैं इस मामले में एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ कि आजकल ये पता नहीं है कि मैं जाके आज क्या करूँगा। हम लोग बजट जरूर बनाते हैं, 1 साल का बजट है मेरे डिपार्टमेंट का, लेकिन मुझे अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 1 सप्ताह में क्या करना है, या आज ऑफिस में जाके क्या करना है, ये पता नहीं। वी टेक द लाइफ एज इट कम्स टू अस। जो क्राइसिस रोज जनरेट हो गई उसको सॉर्ट आउट कर लिया, जो फाइल्स टेबल पे आ गई उसको नीचे कर दिया। लेकिन एक विज़न बना के कि मुझे 1 सप्ताह में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, और उसको मैं फॉलो करूं, ये कहीं नहीं हो रहा है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी गति तीव्र नहीं होगी, आपका लक्ष्य जल्दी प्राप्त नहीं होगा, घिसटते रहेंगे आप धीरे धीरे। एक केस जो किशनगंज वाला, इस केस को आप थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे सॉल्व किए थे? देखिए, मैं वहाँ पर कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, जिसको यहाँ डीसी कहते हैं। तो जैसे अयोध्या में एक डिस्प्यूट है, वो भी 1949 से एक मुकदमा चल रहा था। जो वहाँ का मेन चौराहा था, वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था, एक छोटा सा मंदिर था, उस पर सब लोग पूजा भी करते थे, कभी कभी बीच में जल चढ़ाते थे, और वहीं पर एक मज़ार थी। मज़ार में लोग जो होता है आते थे, चढ़ाते थे, और उसकी वजह से ये भी था कि जो चौराहा था मेन, वो सकरा हो गया था, जगह कम थी, कंजेस्टेड एरिया था, और ये कई वर्षों से डिस्प्यूट चला कि वो भूमि किसकी है, किसकी नहीं है। जब मैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो मैं बताऊँ, लोग बहुत अच्छे होते हैं, बुद्धिजीवी लोग, कुछ नेता लोग, उनको आपस में अपने पास बुलाया। मैंने कहा ये हर समय, हर एक त्यौहार में ये समस्या का समाधान उसको बन जाता है, कंजेशन भी है, आप लोगों को भी दिक्कत होती है, आप लोग पीसीओ और जगह हैं, कई और मज़ार भी हैं इस टाउन में जहाँ आप कर सकते हैं वृक्ष है। अब बोले नहीं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है।
कुछ अच्छे लोग तैयार हो गए। मैंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज से बात कर ली मैंने करके, और ये भी पता था कि इतना पुराना वृक्ष हो गया कि कभी समस्या भी हो सकती है। एक दिन मैंने रातों रात मज़ार हटवा के पेड़ पूरा कटवा के सब बिल्कुल साफ़ करा दिया। ऐसा निर्णय अपने ऊपर लिया कि इसका बड़ा ख़राब रिपोर्शन भी हो सकता था, लेकिन उसकी बैकग्राउंड मैंने 1 महीने पहले से तैयार करा रखी थी, इंजीनियर से रिपोर्ट ले ली थी, सब जगह से तैयार करा के कि उससे आम लोगों की लाइफ को ख़तरा हो सकता है, ये स्ट्रक्चर्स कभी भी गिर सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम लोगों को पावर है एक्ट में, जो डेंजरस स्ट्रक्चर्स है। कुछ लोगों ने बड़ा हंगामा करने की कोशिश की और बताया, लेकिन कई लोगों से मैं बात कर चुका था, हम लोगों ने संभाल ली स्थिति। और वो एक ऐसी हुई कि उसके बाद समस्या का समाधान इतना अच्छा हुआ, वो इतना चौराहा अच्छा बन गया, वहाँ किनारे किनारे दुकानें बनवा दी, और बहुत से लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो वहाँ बैठते थे सड़क पे, तो लोग इतने खुश हुए, वहाँ पे घंटाघर बन गए, घड़ी लग गई। तो मैं ये बताता हूँ कि इस तरह के निर्णय भी लोगों को विश्वास में लेके किया जा सकते हैं। आप पक्ष एक का मत लीजिए, निष्पक्ष रहिए, प्रशासनिक क्षमता का परिचय दीजिए और अपने कागज को दुरुस्त रखिए। तो ये एक घटना हुई थी। तो अभी जो हाल फिलहाल के घटनाक्रम को अगर हम देखें जी, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स को हमने देखा है कि वो जेल चले गए, तो क्या लगता है कि कहीं कागज़ की कमी थी या लीगल चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया? अब ये तो पता चलेगा जब ट्रायल होगा, और ये पता चलेगा कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कि वास्तव में प्रशासनिक गलती कितनी थी कितनी नहीं थी। लेकिन मैं यही बता दूं कि हमारे जो कोल सेक्रेटरी थे, जो कोयला घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हुआ, मिस्टर गुप्ता, उनको ये माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट IAS ऑफिसर्स वो थे। उनकी छवि बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके विरुद्ध 8 केसेस हुए, CBI में हुए, उनके खिलाफ चार्जशीट हुई, मुकदमा चला, और अभी वो सभी मुकदमों में बरी होते जा रहे हैं। लेकिन उनका तो ज़िंदगी तबाह हुई, मतलब उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत ईमानदार रहे, जिन्होंने काम किया, निर्णय लिए, उनके साथ आप ऐसा काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गलत हैं भी, उनको कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे में एक ऑफिसर क्या सोचे, जो यंग ऑफिसर है वो क्या सोचे? एक यंग ऑफिसर ये सोचे कि हमें निर्णय लेना है, लेकिन ये भी सोचे कि अगर भाई सैनिक भी तो जाता है, जब भर्ती होता है सेना में, तो ये थोड़ी ना है कि सभी सैनिकों को गोली लगती है, गोली किसी को ही लगती है। लेकिन वो तो मातृभूमि की सेवा में कर रहा है। तो आप भी जब आप कार्य कर रहे हैं, जब आप आए हैं सेवा में, तो आप इसलिए नहीं कह सकते कि मैं निर्णय नहीं लूँगा क्योंकि मैं फंस सकता हूँ कहीं। तब तो आप आना नहीं चाहिए आपको। आप बहुत सारे और रास्ते हैं जहाँ पे आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं बता दूँ कि देर सवेर सही आप बरी होंगे। लेकिन ये भी मैं बता दूँ, तीसरी चीज़ बता दूँ कि अगर आपका छवि अच्छी है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आप तब अगर गलती भी आपसे होगी तो बाय इलाज मैंने देखा है कि उस गलती पे कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप वास्तव में गलत व्यक्ति हैं, आप कदाचार आपने किया है, तब आपकी छोटी गलतियों पे भी आपको पकड़ा जा सकता है और तब आपका छूटना मुश्किल होगा। तो सत्य की पराजय नहीं होती है, ये कह सकते हैं। आप 1-2 उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मामलों में आप अगर अच्छा कार्य करेंगे, सही ढंग से काम करेंगे, तो आप कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। सर, एज ए चीफ सेक्रेटरी आप कोई ऐसा डिसीजन जिस पे आप बहुत प्राउड फील करते हैं, प्राउड मोमेंट आपका है? मैं तो ये बता दूं कि मैंने उनसे ये बताया चीफ सेक्रेटरी होने के बाद कि एक तो होता है करप्शन, जो कि गलत है, वो तो नहीं होना चाहिए। एक इनएफिशिएंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। इनएफिशिएंट वेस्ट का मतलब है कि आप जैसे सड़क बना रहे हैं, बिटुमेन की सड़क बना रहे हैं, और आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो पैसा तो आप उतनी खर्च कर रहे हैं, लेकिन सड़क खराब बन जा रही है, वो टूट जाएगी। आप बिल्डिंग कोई बना दे रहे हैं, और लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद ये नहीं सोच रहे हैं उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर आपने दे दिया, सॉफ्टवेयर के बारे में सोचा नहीं। तो मैंने कहा कोई भवन जब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसका सॉफ्टवेयर भी ना हो। आपने सैकड़ों बिल्डिंग बन गई और उसके बाद उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन गए। जैसे मैं आपसे बता दूं, ये करमटोली में ही था, मैंने विरोध किया था, भाई कि आपने चारों तरफ बाउंड्री वॉल कैसे बना दी तालाब के चारों तरफ तो बाउंड्री वॉल हो ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कैचमेंट एरिया को रोक दे रहे हैं, उसका पानी भरना बंद हो जाएगा। तो हमने मना किया कि कैचमेंट एरिया जहाँ पे भी है वहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते, नहीं तो
वाटर फ्लो डैमेज हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह के जो निर्णय हम लोगों ने लिए थे, तो लोगों को लगा अरे हम तो रोक रहे हैं, जबकि हम तो इस तरह के व्यक्ति थे कि ये चीज़ों को बहुत जल्दी आगे बढ़ाते हैं। हमने यही कहा कि कोई भी भवन जब तक कि उसके साथ उसकी रूपरेखा ये ना हो कि उसका प्रयोग किस रूप में होना है, हम लोग नहीं बनने देंगे। एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आप कौन सा डिसीजन ऐसा लिए जिस पर आप प्राउड फील करते हैं? हम लोगों का एक भी घटना नहीं हुई, पंचायत चुनाव हुए और एक भी घटना नहीं हुई, एक भी रिपोर्ट नहीं होने पाया, एक जगह रिपोर्ट को छोड़ के, लेकिन कोई घटना, जबकि विवाद भी था, समस्याएं भी थी, रिसोर्सेज भी कम थे और बहुत कम खर्चे में हम लोगों ने चुनाव कराया। तो ये हर एक समय, जैसे मैं बिल्डिंग सेक्रेटरी था तो बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट कराया। मैं भवन में सचिव था, अभी स्पोर्ट्स बना इतना अच्छा, यहाँ पर मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, उसकी पूरी भूमिका, पूरा डिज़ाइन, पूरा कंप्लीशन अच्छा हमने नहीं दिखवाया था, क्योंकि मैं ही बिल्डिंग सेक्रेटरी था। तो हम लोगों ने अच्छे अच्छे कार्य भी उस तरह से किए जो इनको मैं बता सकता हूँ, जिन पे जब आप पीछे देखते हैं तो लगता है कि हाँ भाई हम लोगों ने अच्छा काम किया है। सर, आप इतना बेबाकी से बात कर रहे हैं तो एक और मुद्दा आप अगर चाहें तो पास भी कर सकते हैं। SIR, चूँकि आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, SIR में लोगों में हड़कंप क्यों है? एक बात बता दूं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का SIR से कोई रिलेशन नहीं है। ओके। ये केंद्रीय चुनाव है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है मेयर्स का, नगर पालिकाओं का और प्रमुख का और मुखिया का और जिला परिषद का। ये MLA MP का इलेक्शन तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है। अब मतदाता सूची का रिवीजन है, इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, निर्णय ले सकता है। कोई भी निर्णय लेने पे अगर आप हड़बड़ी में कोई काम करेंगे तो गलतियां अगर होंगी तो आपको क्रिटिसिज्म भी होगा। अगर वही निर्णय आप सही समय पे करें और काफ़ी समय लगा के करें, तब गलतियां होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, तब उसकी आलोचना भी नहीं होगी। तो संभवतः इस वजह से हो सकता है कि कहीं कहीं अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। और उसका एक रूल्स में प्रावधान करना, उसका एक प्रक्रिया निर्धारित करना, पहली बार आप कर रहे हैं तो इसलिए कमियां हो जाना, अनुभव एक बार हो जाएगा तब अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, जब मैम चीफ सेक्रेटरी थी तो क्या वो भी आपसे सलाह लेती थी? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। कभी नहीं। हम लोगों को विमर्श हुआ, उन्होंने बताया ज़रूर, लेकिन कई मामलों में उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्या करेंगे। हाना भी मैंने बताया भी, लेकिन उनका कार्य करने की शैली थोड़ी मुझसे भिन्न भी है और वो स्वयं उनका अनुभव केंद्र सरकार का भी था। तो मुझ में और उनमें थोड़ा सा ये है कि मैं जल्दी एजिटेट हो जाता हूँ। मैं तुरंत चाहता हूँ कि मतलब विदिन 2 आवर्स ये कर दूँ, लेकिन वो थोड़ा सोचती हैं, विचारती हैं और तब परख के निर्णय लेती हैं। तो अच्छा, घर में ऑफिस का गॉसिप्स होता है या नहीं होता? हाँ, बिल्कुल बात होती है। अच्छा, बिल्कुल बात होती है और इससे हम लोगों को लाभ भी मिलता है। अच्छा। क्योंकि जो गलतियां होती हैं, जो सोचने का एक तरीका, जो जैसे किसी भी निर्णय के कई आयाम होते हैं, तो वो आयाम जो अकेला व्यक्ति नहीं सोच सकता है, दूसरे लोग सोच सकते हैं, तो उस पर ये तो फायदा रहता है। और ये भी है कि आपस में इस बहाने समय भी एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं। डाइनिंग टेबल पे कभी मैम वेट कर रही हो और आप लेट आए हो, गुस्सा नहीं हुई? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे हमेशा साथ साथ जाते हैं। अच्छा, और अगर जब काम करते थे तब ये होता था कि अगर एक व्यक्ति नहीं आ रहा है तो वेट नहीं करते थे, वो खाना खा के चले जाती थी। डिनर हम लोगों का साथ साथ होता था, लंच बहुधा साथ साथ नहीं हुआ। लंच तो अपने या तो ऑफिस में करते थे, ब्रेकफास्ट नाश्ता साथ साथ हो सकता था, ज़्यादातर होता था, लंच कभी साथ साथ नहीं। और लंच या तो ऑफिस में लेंगे या यहाँ पे भी आएंगे तो अलग अलग समय पे, हम लोग डिनर के समय ज़रूर साथ में मिलते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब जैसे आप अभी रिटायर्ड हैं जी, तो आज मैं मैम के लिए कुछ बना के रखता हूँ, उनको इम्प्रेस करूँगा? भाई, अच्छा भाई, हम लोग जब विदेश गए थे तो खाना वो बनाती थी, बर्तन में धोता था। लेकिन मैडम के साथ ये रहा है कि उनको घर में हमेशा रुचि रही है। जब बच्चे रहते थे तो बच्चों के लिए कुछ बनाती थी, पकाती थी, तो हमेशा गृहिणी का दायित्व भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। हर एक रोल परिवार के, जैसे कि हमारे माता पिता बहुत खुश रहते थे उनसे। तो कुल मिलाकर हम लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहा। अब झारखंड की ओर फिर से आते एक बार, कौन सा टूरिस्ट प्लेस है जो आपको और मैम को बहुत पसंद है? सबसे ज़्यादा कोई भी फॉरेस्ट एरिया।
ओके। तो जो जितने भी वन भूमि के फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज हैं वहाँ हम लोग हमेशा जाते हैं, जहाँ नेचर हो, जलप्रपात हो, कुछ इस तरह का क्षेत्र हो। हमको बहुत भीड़ भाड़ वाली चीज़ें जगहें बहुत पसंद नहीं है, जहाँ पर या कोई गेम चल रहे हों या कोई सिनेमा टाइप का चल रहा हो। आप सर इतने स्टेट्स, इतने कंट्रीज घूमे हैं, झारखंड की कौन सी वो चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है? झारखंड इतना सुंदर है, मतलब ईश्वर ने तो इसे इतना सुंदर बनाया मैं भी है। एग्री करता हूँ। हाँ, कि लोग बाग अगर जाएं, मतलब मैं बता दूं कि झारखंड का बहुत स्ट्रांग पॉइंट है टूरिज्म, और टूरिज्म में लेकिन एक ही कमी थी कि शुरू में भय पैदा हो गया लाइट का था, लोग बाग नहीं जा रहे थे। लेकिन इतना सुंदर है झारखंड हर जगह, इसकी जो टोपोग्राफी है, और वो भी कई जगह जैसे पहाड़ों में आप जाइए तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आप समुद्र किनारे गोवा जाइए, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। तो इतने सुंदर ईश्वर ने, प्रकृति ने नियामतें यहाँ बख्शी हैं। तो ये आप देखिएगा कि झारखंड शिखर पर पहुँचेगा। हम लोग उस रास्ते पे हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है टूरिज्म में बहुत अच्छा कार्य चल भी रहा है इस समय। तो यहाँ के झरने, यहाँ के नदी, यहाँ के वन, यहाँ के उपवन, यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं, और लोग, यहाँ की संस्कृति, जो नाच गाने की परंपराएं हैं, ये सब बहुत सुंदर है। अगर मैं नेतरहाट की बात करूं तो आप नेतरहाट में कौन सा मोमेंट आपको अच्छा लगा, सनसेट या सनराइज? नेतरहाट में सनसेट। और लेकिन नेतरहाट में जब भी अगर आप कहें कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसा हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जाएं, तो उस तरह से हम लोग नहीं विकसित उसको कर पाए। और आजकल लोग ये चाहते हैं कि एक तो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी हो, जैसे अब रांची से बहुत दूर है, टाइम लगता है, एयरपोर्ट पास में होना चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी के अलावा लोगों को सिक्योर्ड फील होना चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे लगता है धीरे धीरे हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म आपको लगता है झारखंड में स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, कैपिटलाइज नहीं हुआ है? लेकिन अब धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी टूरिज्म से हो। तो हम लोगों को ये हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। बिल्कुल। और मुझे लगता है अगले 5 वर्षों में बहुत अंतर आप देखिएगा, जिस तरह से अभी लोग सोच रहे हैं और जिस तरह दिशा में हम लोग जा रहे हैं। लोकल कुजिन्स कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है? दाल भात। डुस्का नहीं? डुस्का है। मैं असल में बचपन में मीठा ज़्यादा खाता था। अच्छा। हाँ, और लेकिन मैं मतलब लिट्टी भी खाता हूँ, डुस्का भी खाता हूँ, लेकिन दाल भात यहाँ का, वो भी, और मड़ुआ की रोटी। अच्छा। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मड़ुआ की रोटी। एक आखिरी एक लाइन में पूरे जीवन को और जीवन के अनुभव को, जीवन के दर्शन को आप अगर ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो क्या शेयर करेंगे? जीवन में सादगी सबसे महत्वपूर्ण है। क्या बात। आडंबर और दिखावा में आप कहने को, लोग कहेंगे सिर्फ कहने की बातें नहीं, अनुभव के बाद मैं बता रहा हूँ। सादगी रखिए, सिंप्लिसिटी रखिए, अपने आप को सरल बनाइए, कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, और व्यक्ति को महत्व दीजिए, वस्तुओं को नहीं। बिल्कुल सही। जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे, आपके जीवन में सुख ही सुख और सफलता ही सफलता हो। वाह, सुपर, बहुत सुंदर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1986 बैच IAS ऑफिसर, डॉक्टर, और लगभग 3 दशक से ज़्यादा का अनुभवी जो झारखंड में काम किए हैं। झारखंड के लोकल ज़मीन पे उतर के ज़मीन के लिए पॉलिसी बनाते हुए लोकल आदिवासियों के लिए काम किया, और फिर ब्यूरोक्रेसी के टॉप शिखर तक जिन्होंने अपने जीवन को जिया है। पॉलिटिक्स में भी उन्होंने पॉलिटिशियन, पार्टीज से बियॉन्ड हर किसी के साथ काम किया है, और हम उनके अनुभव को आपके साथ साझा कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट हर पॉडकास्ट की भांति अच्छा लगा होगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, एंड प्लीज़ आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इतना सारा समय देने के लिए।